पुस्तक 25, अध्याय 11, डाउनलोड्स व्यवस्थाएं। बैडलैंड्स कोर्ट का वाटर कर्टेन होम लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। यह एकांत, सुंदर जगह थी जहां बैडलैंड्स कोर्ट अपने सबसे प्रतिष्ठित आगंतुकों का स्वागत करता था। जल पर्दा घर। यह एक ऐसा घर था जिसमें एक बगीचा, एक महल, एक अध्ययन कक्ष और अन्य इमारतें थीं, जो सभी पानी की एक विशाल झील के ऊपर मंडरा रही थीं। ये सभी एक दूसरे से हवा में तैरते लकड़ी के पुलों की एक श्रृंखला से जुड़े हुए थे, और एक नंगे पांव, फटेहाल बूढ़ा आदमी उस समय एक सफेद वस्त्र पहने युवक के साथ उन पुलों में से एक पर चल रहा था। वाह! डाउलॉर्ड सोलेस्की ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर भावुकता के भाव थे। मुझे पता था कि बैडलैंड्स मेरी मदद करेगा, लेकिन जब उसने सचमुच ऐसा कहा तो मैं खुद को दोषी महसूस करने से नहीं रोक पाया। मुझे अपने पुराने दोस्तों पर एहसान करने से सख्त नफरत है। ये तो बस एक अवतार है, बड़े भाई। आप उसे खुद जाने के लिए तो नहीं कह रहे। अगर वह इसे खो भी दे तो भी उसे जल्दी से दोबारा बना लेना चाहिए, है ना? जी निंग इस बात से थोड़ी उलझन में थी। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने निंग की ओर देखा। थोड़ा सा समय, क्या तुम जानते हो कि डाउलॉर्ड अपना अवतार कैसे बनाता है? निंग चौंक गया। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। जब एक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ अपना स्वयं का दांव पाता है और संसार डाउलॉर्ड बनने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसे सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों पूर्णता के चरम पर पहुंच गए हैं। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने कहा। परिपूर्णता का चरम? निंग ने मन ही मन बुदबुदाया। दूसरे शब्दों में, उसके सभी क्लोनों को एक में मिलाना होगा, डाउलॉर्ड सोलेस्की ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले किस तरह की क्लोनिंग तकनीक सीखी है, आपको अपने सभी शरीरों को एक में मिलाना होगा। बेशक, कुछ विशेष मामले भी होते हैं, जैसे प्राइमल ट्विन, जिन्हें नश्वर साधक बना सकते हैं। चूंकि प्राइमल ट्विन और असली शरीर दोनों ही दिव्य क्लेश से गुजर चुके हैं, इसलिए उनका एक साथ मिल पाना संभव नहीं है। निंग ने सिर हिलाया। उसका खुद का एक प्राइमल ट्विन था जो एक की रिफाइनर था। उसका असली शरीर एक दोहरा रिफाइनर था जो एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर और एक की रिफाइनर दोनों के रूप में प्रशिक्षित था। उसके असली शरीर के 18 क्लोन थे, जो सभी एक साथ जुड़ सकते थे क्योंकि वे पूरी तरह से एक जैसे थे। हालांकि निंग के प्राइमल ट्विन और उसके असली शरीर में काफी अंतर थे। उन्हें मिलाने का कोई तरीका नहीं था। इस प्रकार, जिन साधकों ने नश्वर के रूप में शुरुआत की थी, उनके मूलतः दो जीवन होते हैं। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने हंसते हुए कहा। हालांकि आधे से ज्यादा उच्च स्तरीय साधकों ने सामान्य नश्वर के रूप में शुरुआत की थी, फिर भी उनमें से कई के पास आदिम जुड़वा नहीं है। आखिरकार, उनमें से कुछ की मृत्यु भी कई वर्षों की साधना के दौरान हुई। मैं कहूंगा कि 90% से ज्यादा संसार डाउलॉर्ड्स के पास केवल उनका वास्तविक शरीर होता है, उनका कोई आदिम जुड़वा नहीं होता। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे देखो, मैं एक संसार डाउलॉर्ड हूँ, और मैं इस समय वास्तेवन पैलेस से बहुत दूर हूँ। मैं अभी भी उनके संपर्क में क्यों हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा अवतार वहाँ है। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने निंग की ओर देखा। अवतार जादुई खजानों से बनते हैं, डाउलॉर्ड सोलेस्की ने समझाया। वे गोलेम जैसे ही होते हैं। हम अपने लिए गोलेम शरीर गढ़ते हैं, फिर अपनी आत्मा का एक अंश उनमें डालकर उन्हें अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो, हमें अपनी आत्मा को गोलेम शरीर में पूरी तरह और कुशलता से मिलाना होता है, फिर उसे उन्नत बनाने के लिए उसमें ऊर्जा डालनी होती है। हर एक अवतार की कीमत 10 अनंत अस्त्र खरीदने की कीमत से भी ज्यादा होती है। निंग मन ही मन अवाक रह गया। मैंने बैडलैंड्स को जो खजाने दिए हैं, वे उसके लिए 2 बेहतरीन अवतार बनाने के लिए काफी हैं, और थोड़ा सा बच भी जाएगा। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने आह भरी। लेकिन किसी अवतार को अधिकतम शक्ति तक पहुंचाने के लिए सिर्फ कच्चा माल ही जरूरी नहीं है। डाउलॉर्ड को भी इसे बनाने में बहुत लंबा समय लगाना होगा। इसके अलावा, प्रत्येक डाउलॉर्ड आमतौर पर एक समय में केवल एक ही अवतार पर काम कर सकता है। आखिरकार, प्रत्येक अवतार में उसकी आत्मा की एक छोटी सी मात्रा ही होती है। एक बार जब वह उस पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर देता है, तो उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। सामान्यतः, अधिकांश डाउलॉर्ड का केवल एक ही अवतार होता है, डाउलॉर्ड सोलेस्की ने समझाया। मेरा स्वयं का केवल एक ही अवतार है। चूंकि अवतार मूलतः जादुई खजानों से निर्मित शरीर होते हैं, इसलिए मेरा अवतार वास्तेवन महल की रक्षा करने वाली महान संरचना में सहजता और पूर्णता से एकीकृत हो पाता है। संरचना में विलीन होने पर, मेरे अवतार की शक्ति मेरी अपनी शक्ति के बराबर होती है। ये सुनिश्चित करता है कि यह वास्तेवन महल को सुरक्षित रखने में पूरी तरह सक्षम है। इसके अलावा, जब कोई अवतार रक्षात्मक संरचना के मूल के रूप में कार्य करता है, तो ये सुनिश्चित करेगा कि संरचना की शक्ति स्वयं जबरदस्त हो जाएगी। अवतार किसी भी संगठन की सुरक्षा के लिए एक मुख्य शक्ति होता है। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने निंग की ओर देखा। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स का अवतार बैडलैंड्स कोर्ट की रक्षा करने वाली संरचना में पूरी तरह से एकीकृत होने में भी सक्षम है। अगर मैं उसे अपने अवतार को मेरे साथ वेव शिफ्ट दायरे में भेजने के लिए कहूँ, तो इसका मतलब है कि बैडलैंड्स कोर्ट की सुरक्षा काफी कमजोर हो जाएगी। निंग को समझ आने लगा। उसे 3 साल इसलिए चाहिए क्योंकि उसे दूसरा, कमजोर अवतार बनाने के लिए समय चाहिए। इसके अलावा, इसका मतलब ये भी है कि उसका असली शरीर बैडलैंड्स कोर्ट में ही रहेगा और उसे छोड़कर नहीं जा सकेगा। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने आगे कहा। जैसे ही उसका शक्तिशाली अवतार वेव शिफ्ट दायरे में मरेगा, वह तुरंत अपना सारा ध्यान और प्रयास दूसरे अवतार को मजबूत करने में लगा देगा। वह अपने अवतार की मृत्यु के लिए पहले से ही तैयार है। निंग चौंका। ठीक है, डाउलॉर्ड सोलेस्की ने सिर हिलाया। अगर उसका अवतार मेरे साथ वेव शिफ्ट दायरे की यात्रा पर आता है, तो उसकी मृत्यु की 90% संभावना है। एक आदर्श अवतार जिस पर उसने अनगिनत साल बिताए हैं, वह यूं ही मर जाएगा।
यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे उसे कुछ खजाने देकर टाला जा सके। अब मैं बैडलैंड्स का कर्जदार हूँ। अगर मैं अपने डाउमज में असफल रहा तो मरने से पहले मैं उसका बदला चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी मुझे अपने डाउमज के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसने सोचा था कि अवतार त्रिलोक में भगवान तथागत के धर्म शरीर जैसा कुछ है, एक ऐसा शरीर जो दिव्य क्षमताओं या गुप्त कलाओं से निर्मित होता है। अब ऐसा लग रहा था कि वे गोलेम जैसे थे। वे पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। निंग और डाउलॉर्ड सोलिस की बगीचे के अंदर स्थित एक लकड़ी के घर में बैठ गए जो पानी के ऊपर मंडरा रहा था। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने अनुमान लगाया था। अब मेरे पास अनंत काल का तावीज है और बैडलैंड्स अपना अवतार मेरे साथ वेवशिफ्ट दायरे में भेजेगा। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने निंग की ओर देखा। बस एक बात जिसका मैंने अनुमान नहीं लगाया था वह ये थी कि तुम यहाँ होगे। मैं तुम्हें तुरंत वेस्ट हेवन पैलेस नहीं ले जा पाऊंगा। अगर वेवशिफ्ट दायरे की मेरी यात्रा में सब कुछ पूरी तरह से योजना के अनुसार रहा तो मैं 4 या 5 साल में वापस आ पाऊंगा, लेकिन अगर मैं वेवशिफ्ट दायरे में कहीं फंस गया तो हालात मुश्किल हो जाएंगे। मैं वहाँ करोड़ों साल या शायद 100 अराजकता चक्रों तक फंसा रह सकता हूँ। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने निंग की ओर देखा। अगर मैं वहाँ लंबे समय तक फंसा रहा तो तुम्हें अकेले ही वास्तेवन महल जाना होगा। मेरी चिंता मत करो बड़े भाई। निंग को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। विश्व देवता बनने के लिए आपको आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होगा। एक बार सफलता मिल जाने के बाद आपके लिए अकेले ही वास्तेवन महल की यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित होगा। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने अपना हाथ हिलाया जिससे उसके सामने हवा में एक झिलमिलाता सुनहरा स्क्रॉल प्रकट हो गया। इस स्टार मैप में एक विस्तृत मार्ग है जो बैडलैंड्स क्षेत्र से वास्तेवन क्षेत्र तक जाता है। इसे तुरंत याद कर लो। निंग बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपनी इंद्रियों की एक किरण उस स्क्रॉल में डाल दी और उसे तुरंत उसकी सारी बातें याद हो गईं। जब उसने स्क्रॉल खत्म किया तो जो कुछ उसने देखा उससे वह बुरी तरह हैरान रह गया। कितनी अविश्वसनीय दूरी है। बैडलैंड्स क्षेत्र वास्तेवन क्षेत्र से बहुत दूर स्थित था। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने उसे जो रास्ता बताया था वह सबसे आसान रास्ता था, लेकिन फिर भी उसे 121 अलग अलग क्षेत्रों से होकर गुजरना था। कई खतरे वाले क्षेत्रों का विवरण भी तारा मानचित्र पर दर्ज था। ये समझना जरूरी है कि फॉगस्टोन के तारा लॉर्ड ने भी आसपास के कुछ ही क्षेत्रों का दौरा किया था। अगर कोई बिना किसी अच्छे तारा मानचित्र के यूं ही इधर उधर भटकता तो वह आसानी से किसी अनजान क्षेत्र के खतरनाक हिस्से में पहुंच सकता था। मैंने तुम्हें जो तारा मानचित्र दिया है उसमें लगभग 300 या उससे ज्यादा प्रदेशों की जानकारी है। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने निंग की ओर देखा, फिर गंभीरता से कहा, कुछ और विदेशी प्रदेश भी हैं जिन्हें मैंने नोट नहीं किया क्योंकि मुझे डर है कि तुम भटक जाओगे। अनंत प्रदेश अनगिनत खतरों से भरे हैं। एक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ यूं ही इधर उधर नहीं भाग सकता। तुम्हें मेरे द्वारा बनाई गई रेखा का अनुसरण करना होगा। इससे खतरे का स्तर काफी कम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें तब तक बाहर नहीं जाना है जब तक तुम विश्व स्तरीय विशेषज्ञ नहीं बन जाते। समझ गया। निंग ने सिर हिलाया। आदिकालीन अराजकता में सच्ची सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं थी। वह अनगिनत रहस्यों से भरी थी। मौजूदा नक्शों और यात्रा रेखाओं को अनगिनत पीढ़ियों के साधकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सत्यापित और प्रमाणित किया था। ये सभी सुरक्षित रास्ते थे। अगर आप उन रास्तों पर ध्यान दिए बिना बेतरतीब ढंग से इधर उधर भागते तो आप आसानी से एक खतरनाक मौत के जाल में फंस सकते थे। बैडलैंड्स क्षेत्र और वास्तेवन क्षेत्र के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने जो रास्ता बताया था उसमें कुछ निश्चित रूप से सुरक्षित जगहें भी थीं और कुछ अपेक्षाकृत सुरक्षित भी। निंग जब पूरी तरह से मजबूत होगा तभी वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। मैं तुम्हें भी कुछ तकनीकें सिखाऊंगा। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने हाथ हिलाया जिससे निंग के सामने मेज पर बांस की कई पर्चियां आ गईं। सच तो ये है कि जब तुम औपचारिक रूप से वास्तेवन महल में शामिल हो जाओगे तो तुम्हें ढेर सारी तकनीकों और गुप्त कलाओं तक पहुंच मिल जाएगी। फिर भी औपचारिक अनुष्ठान तभी होंगे जब तुम वास्तव में वास्तेवन महल पहुंचोगे। तभी तुम वास्तेवन महल के सच्चे सदस्य बन पाओगे। आपके पास स्वागत का ताबीज है और इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं आपको कुछ तकनीकें पहले ही दे दूं। इन तकनीकों में निपुणता हासिल करो और जल्द से जल्द विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बनने की पूरी कोशिश करो। अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो तुम्हें वास्तेवन महल तक जाने के लिए अपनी शक्ति पर निर्भर रहना होगा। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने कहा। हाँ बड़े भाई। निंग को बहुत आभार महसूस हुआ। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने निंग की मदद करने की कोशिश में पहले ही कई बातों का ध्यान रखा था। यह उम्मीद करना अवास्तविक था कि वह अपनी योजनाएं छोड़कर निंग को 100 से ज्यादा इलाकों से गुजारा कराएगा, जिनमें से कुछ तो सीधे तौर पर ट्रांसफर अरेज से जुड़े भी नहीं थे। रास्ते में कई खतरनाक इलाके भी थे। निंग ने अगले 3 साल बैडलैंड्स कोर्ट में बिताए। उसने अपने अनुचरों फ्लेमफेई सू यूजी और एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग को अपनी संपत्ति दुनिया से बाहर आने और फिलहाल वाटर कर्टेन होम में रहने की अनुमति दे दी। इन 3 सालों के दौरान डाउलॉर्ड सोलिस्की कभी कभी निंग को थोड़ा मार्गदर्शन देते थे। उन्होंने फ्लेमफेई को भी कुछ सलाह दी। जहाँ तक एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग की बात है, उनकी समझ बहुत कमजोर थी। डाउलॉर्ड सोलिस्की उन्हें सिखाने की जहमत नहीं उठाते थे। 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। पुस्तक 25 अध्याय 12 तलवार की प्रकृति। इस दिन जी निंग उड़ते हुए लकड़ी के अध्ययन कक्ष में बैठा अपनी सुलेख कला पर काम कर रहा था। हर एक अक्षर उसकी उभरती हुई तलवार जैसी मंशा से भरा हुआ था। उसके बगल में ज्वाला परी सू यूजी बैठी थी। वह आज्ञाकारी होकर उसकी स्याही पीसने में मदद कर रही थी और निंग को लिखते हुए देख रही थी। आमतौर पर ज्वाला परी अपने नाम की तरह ही उग्र स्वभाव वाली महिला होती थी।
वह इतनी आज्ञाकारी होकर उसकी स्याही पीसने में मदद कर रही थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह उसकी अनुचर थी, बल्कि इसलिए भी कि वह उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहती थी। इस तरह जब डाउलॉर्ड सोलिस्की निंग को सलाह देने आएगा तो वह उसे कुछ अनौपचारिक सलाह भी दे सकेगा। वह डाउलॉर्ड सचमुच अद्भुत है। जब भी फिल्मफेयर डाउलॉर्ड सोलिस्की के बारे में सोचती तो वह प्रशंसा और विस्मय से भर जाती। उसने मुझे पिछले 3 सालों में कुछ सुझाव दिए हैं जिससे मुझे स्पष्ट रूप से समझ आ गया है कि विश्व स्तर पर आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना होगा। एक बार जब मैं इस बाधा को पार कर लूंगा तो मैं विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बन जाऊंगा। सू यूजी को निंग के साथ जुड़ने से काफी लाभ हुआ था। डाउलॉर्ड सोलिस्की एक संसार डाउलॉर्ड था जो डाउमज के बिल्कुल कगार पर पहुंच गया था। पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र में उसके जैसा कोई और नहीं था, यहाँ तक कि डाउलॉर्ड बैडलैंड्स भी उससे थोड़ा कमजोर था। उसके लिए उसके जैसे किसी व्यक्ति से सलाह पाने का मौका पाना वाकई उसके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। जब उसे खुद सीखना पड़ा और कई गलत रास्तों से जूझना पड़ा तब भी वह एक सर्वोच्च एल्डर गॉड के बराबर हो गई थी। हालांकि वह सिर्फ एक की रिफाइनर थी। इन दिनों वह आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रही थी और खुद एक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बनने से बस एक कदम दूर थी। निंग ने भी काफी सुधार किए थे। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने तो तलवार चलाते हुए कई बार उसके साथ व्यक्तिगत रूप से भी अभ्यास किया था। नतीजतन तलवार की प्रकृति के बारे में निंग की समझ में कई बुनियादी बदलाव आ रहे थे। अगर कोई शक्ति के बिल्कुल अलग स्तर पर होता तो दाव के बारे में उसका नजरिया अलग होता। हालांकि विश्व देवता ब्लैकमिस्ट एक दुर्जेय व्यक्ति थे, लेकिन उनकी समझ की एक सीमा थी। हालांकि डाउलॉर्ड सोलिस्की ने तलवार के दाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर भी हर दाव में कुछ समानताएं थीं। तलवार क्या है? हाँ, मैंने एक बार सम्राट मिरजनो को तलवार के बारे में चर्चा करते सुना था। मुझे लगा कि उनकी बातें बहुत मायने रखती हैं। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने एक बार निंग से ये शब्द कहे थे, तलवार एक ऐसा हथियार है जिसे जीवों ने दूसरों को मारने के लिए बनाया है। तलवार में एक नोक, 2 धार और 2 चपटी भुजाएं होती हैं। इसे मारने के लिए डिजाइन किया गया था। तलवार के दाव को जानने और समझने के लिए आपको इसकी रचना और डिजाइन से शुरुआत करनी होगी। तलवार की नोक का इस्तेमाल हत्या के लिए कैसे किया जाना चाहिए, तुम्हें मारने के लिए तलवार की एक धार का उपयोग कैसे करना चाहिए, आपको मारने के लिए दोनों किनारों का एक साथ उपयोग कैसे करना चाहिए, हत्या करने के लिए ब्लेड के सपाट भाग का उपयोग कैसे करना चाहिए। जब ये सभी चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो आप उन्हें मारने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। जब आप दाव का ध्यान करते हैं तो आप किसी वस्तु के मूल सार और मूल स्वभाव का ध्यान करते हैं। आपको जटिलता के बजाय सरलता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आपका दाव और अधिक जटिल होता जाएगा तो अंततः आप उसमें खो जाएंगे। आपका दाव दूसरों को जटिल लग सकता है, लेकिन आपके लिए ये दर्पण की तरह स्पष्ट और उज्ज्वल होना चाहिए। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने निंग की ओर देखा था। इसे याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, सभी तकनीकें एक ही स्रोत से निकलती हैं। अगर आप किसी ऐसी अड़चन पर पहुंच जाते हैं जिसे आप तलवार के दाव में पार नहीं कर सकते तो आप सुलेख जैसे दूसरे कामों पर जा सकते हैं। मैंने देखा कि आपकी सुलेख कला अच्छी है और आप इसे तलवार के दाव में मिला सकते हैं। ये युद्ध में सुलेख का इस्तेमाल करने से बिल्कुल अलग है। हालांकि इन दोनों चीजों में कई समानताएं होंगी और दाव को समझने में आपकी मदद करने के मामले में दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। मेरी जानकारी के अनुसार ज्यादातर संसार दावलॉर्ड जो तलवार के दाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं उन्हें चित्रकारी और सुलेख का भी शौक होता है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ठोस वजह जरूर होगी। मैं ये भी देख सकता हूँ कि जल, बिजली और अंतरिक्ष के प्रति आपकी गहरी रुचि है। इन अंतर्दृष्टियों को न छोड़ें या त्यागें नहीं, उन पर भी ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक दाव में समानताएं होती हैं। उदाहरण के लिए, हालांकि मैंने कभी तलवार के दाव पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है, अगर मैं इस पर 4 या 5 दिन बिताऊं तो तलवार के दाव पर मेरी महारत उन कमजोर संसार दावलॉर्ड्स के बराबर हो जाएगी जो तलवार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने एक बिल्कुल नया प्रवेश द्वार प्रकट हो गया हो, जिसने उसे तलवार के दाव को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे दिया हो। निंग ने कभी भी पानी, बिजली, अंतरिक्ष या अपने किसी भी अन्य दाव को छोड़ने का इरादा नहीं किया था। वह समझता था कि सभी दाव में कुछ समानताएं होती हैं। सुलेख के बारे में उन्हें हमेशा से लगता था कि सुलेख लिखना बहुत ही सुखद और सुकून देने वाला होता है। हालांकि डाउलॉर्ड सोलिस्की के शब्दों को सुनने के बाद ही उन्हें सही मायने में समझ आया कि यह कितना मददगार हो सकता है। सचमुच उसके सामने एक नई दुनिया खुल गई थी। ठीक है, बहुत समय पहले आदिकालीन अराजकता के पहले प्राणियों में से एक ने सबसे पहली तलवार बनाई थी। तब से अनगिनत जीवों ने उसकी तलवार का इस्तेमाल किया है। उनकी तकनीकें लगातार बेहतर होती गईं, जब तक कि वह सब अपने आप में एक दाव के स्तर तक नहीं पहुंच गई, जो और भी ज्यादा शक्तिशाली होता गया। तभी तलवार का दाव, एक ऐसा दाव जिससे अनगिनत साधक डरते थे, अस्तित्व में आया। तलवार की नोक, धार, दोहरी धार, चपटी। उस दिन के बाद से निंग का तलवार को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। अतीत में उन्होंने हमेशा महसूस किया था कि तलवार का ताव वास्तव में अथाह गहरा था और उन्होंने खुद को पवित्रतापूर्वक और धीरे धीरे इसके सभी रहस्यों को समझने के लिए समर्पित कर दिया था। अब निंग का तलवार के बारे में एक अलग नजरिया था। हालांकि तलवार का ताव वाकई गहरा था, लेकिन उसका मूल सार बिल्कुल सरल था। वह तलवार में ही निहित था। अगर आप तलवार की संरचना को सही मायने में समझ पाते तो आप तलवार के ताव के सार को भी जल्दी समझ पाते। निंग अब ब्राइट मून, तलवार कला और नामहीन तलवार कला को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगा। उसने तुरंत उनमें सुधार करना शुरू कर दिया। ब्लड ड्रॉप मुद्रा को ज्यादा शुद्ध, 16 हॉट मुद्रा को ज्यादा क्षणभंगुर,
यिन यांग मुद्रा को ज्यादा अव्यवस्थित, हेवन ब्रेकर मुद्रा को ज्यादा प्रभावशाली और शेडोलेस्ट मुद्रा को थोड़ा कम अप्रत्याशित, लेकिन पहले से भी ज्यादा तेज बना दिया। दरअसल उन्होंने हेवन ब्रेकर मुद्रा को दो अलग अलग मुद्राओं में विभाजित किया। पहली मुद्रा में हमला करने के लिए तलवार की धार का इस्तेमाल किया जाता था और इसे हेवन ब्रेकर हैकर के नाम से जाना जाता था। दूसरी मुद्रा में हमला करने के लिए ब्लेड के सपाट हिस्से का इस्तेमाल किया जाता था और इसे हेवन ब्रेकर एलिमिनेटर के नाम से जाना जाता था। ब्राइट मून तलवार कला की शक्ति अचानक दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई थी, सिर्फ इसलिए कि अब उसके पास तलवार को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया था। दूर भविष्य में निंग समझेगा कि यह नया सोचने का तरीका उसके लिए कितना फायदेमंद होगा और उसे सलाह देने के लिए डाउ लॉर्ड सोलेस्की के प्रति और भी ज्यादा कृतज्ञता महसूस होगी। डाउ लॉर्ड सोलेस्की उस समय दूर बैठा आराम से वाइन की चुस्कियां ले रहा था और जी निंग को उस लकड़ी के उड़ते हुए अध्ययन कक्ष में अपनी सुलेख कला पर काम करते हुए देख रहा था। डाउ लॉर्ड सोलेस्की खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से सिर हिला दिया। इस जी निंग में सचमुच कुछ प्रतिभा है। दाओ को आकस्मिक रूप से प्रसारित नहीं किया जाना था। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि उनका मार्गदर्शन अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान या अनमोल था। वास्तेवन महल में उनका अवतार वास्तेवन महल के हर एक सदस्य को अच्छा मार्गदर्शन देने में सक्षम था और फिर भी हर एक साधक की अपनी दृढ़ मान्यताएं थीं। अगर आपका मार्गदर्शन उनके विश्वास या उनकी अपनी अंतर्दृष्टि से बहुत अलग होता तो वे आंतरिक स्तर पर आपके मार्गदर्शन को अस्वीकार कर देते, या इससे भी बदतर, क्योंकि वे दाव लॉर्ड पर भरोसा करते थे और यह निश्चित मानते थे कि उनके शब्द सही ही होंगे, वे अपने ही दाव पर सवाल उठा सकते थे और अपना रास्ता खो सकते थे। ये और भी बुरा होगा। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का दाव वास्तव में अलग था। एक गुरु के लिए एक अच्छा शिष्य पाना आसान नहीं था। जब निंग ने अपनी ब्राइट मून तलवार कला रची थी तब उसने दाव की अपनी व्यक्तिगत समझ के मोटे मोटे रेखाचित्र पहले ही बना लिए थे। जब निंग त्रिलोक में था तो उसने गर्व और मूर्खता से यह मान लिया था कि वह तलवार के दाव की संपूर्णता को अपनी 5 मुद्राओं में समाहित कर सकता है। उसे यह एहसास नहीं था कि ये 5 मुद्राएं तलवार के मूल सार के ही रूपांतर हैं। वह तलवार के मूल तत्व तक पहुंच चुका था, बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कर दिया है। डाउ लॉर्ड सोलेस्की के मार्गदर्शन ने उन्हें अपनी पूर्व धारणाओं से ऊपर उठकर सत्य को समझने में मदद की। चूंकि यह वही मार्ग था जिसे उन्होंने पहले ही चुन लिया था, इसलिए उन्हें दिया गया मार्गदर्शन अत्यंत लाभकारी रहा और इससे उन्हें अपने मार्ग को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिली। जी निंग। डाउ लॉर्ड सोलेस्की अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बड़े भाई। निंग ने अपना ब्रश नीचे रखा और जल्दी से अध्ययन कक्ष से बाहर चला गया। ज्येष्ठ देव वाइल्ड डॉग ड्यूटी पर थे, उनके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं अब वेवशिफ्ट दायरे में जा रहा हूँ, डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने कहा। मेरे जाने के बाद सब कुछ तुम्हारे ऊपर होगा। मेरी चिंता मत करो बड़े भाई। जब तुम वेवशिफ्ट दायरे में जाओगे तो तुम्हें सावधान रहना होगा और सुरक्षित रहना होगा। निंग भी चिंतित था। पिछले 3 सालों में निंग को वेवशिफ्ट दायरे की खतरनाक स्थिति का बेहतर अंदाजा हो गया था। यह विंसोस खंडहरों से कहीं ज्यादा खतरनाक था और यहाँ तक कि डाउ लॉर्ड सोलेस्की के भी वहाँ मरने का खतरा था। आहा, ये बूढ़ा आदमी दाऊमज में सफल होने की योजना बना रहा है। मैं वेवशिफ्ट दायरे में खुद को कैसे मरने दे सकता हूँ? डाउ लॉर्ड सोलेस्की जोर से हंसा, फिर आसमान में चला गया। एक नीला वस्त्र पहने आकृति पहले से ही ऊपर हवा में उसका इंतजार कर रही थी। ये डाउ लॉर्ड बैडलैंड्स का अवतार था। परेशानी के लिए क्षमा करें भाई बैडलैंड्स, डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने कहा। हाँ, मैं भी कभी वेवशिफ्ट दायरे के मुख्य क्षेत्रों में नहीं गया। अब जब तुम यहाँ हो तो मैं पहले से कहीं ज्यादा खोजबीन कर सकता हूँ। डाउ लॉर्ड बैडलैंड्स का अवतार मुस्कुराया। चलो। दोनों प्रकाश की धारियों में परिवर्तित होकर क्षितिज में लुप्त हो गए। निंग बस दूर से उन्हें देख रहा था। डाउ लॉर्ड सोलेस्की के साथ 3 साल बिताने के बाद वह जानता था कि वह आदमी सचमुच उसे भाई की तरह देखता था। जिंदा वापस आओ बड़े भाई। निंग ने ये शब्द धीरे से खुद से बुदबुदाए। डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने कहा था कि अगर वेवशिफ्ट दायरे में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वह 4-5 साल में वापस आ सकेगा। अगर वह फंस भी गया तो उसे भागने में आसानी से करोड़ों साल या सैकड़ों अराजकता चक्र भी लग सकते थे। निंग, ज्वाला परी और एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग बैडलैंड्स कोर्ट में ही रहते रहे। वे धीरे धीरे यहाँ रहने वाले अन्य साधकों से परिचित हो गए और निंग ने तलवार के ताव के अन्य साधकों के साथ द्वंद्व युद्ध में भी कुछ समय बिताया। एक प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप काफी हंगामा हुआ क्योंकि बैडलैंड्स कोर्ट के सभी एल्डर गॉड और पैतृक अमर तलवारधारी जी निंग से हार गए। ये समझना होगा कि उन सभी ने अत्यंत साधारण तलवारों और बहुत कम बल का प्रयोग किया था। ये केवल दास की प्रतियोगिता थी। अंततः विश्व स्तरीय विशेषज्ञ भी इसमें रुचि लेने लगे और इसमें शामिल हो गए। अब जबकि निंग तलवार के मूल सार को समझने लगा था, केवल विश्व स्तरीय विशेषज्ञ ही जो तलवार के दाव में पूरी तरह पारंगत थे उसे दबा सकते थे, और वे केवल दबा सकते थे, पराजित नहीं। बैडलैंड्स दरबार के साधक मन ही मन आहें भरने लगे। भाई डाकनॉर्थ तलवार के दाव के माध्यम से विश्व देवता बनने की पूरी संभावना रखते हैं। जिंदगी सुकून भरी थी लेकिन काफी संतुष्टिदायक। समय बीतता गया, साल दर साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल। निंग ने बैडलैंड्स कोर्ट में अपना शांत जीवन जारी रखा, लेकिन डाउ लॉर्ड सोलेस्की अभी भी वापस नहीं लौटा था। पुस्तक 25, अध्याय 13, रहस्यमय खजाने की नीलामी। जी निंग एक लकड़ी के पुल पर बैठा आलस से मछली पकड़ रहा था।
अचानक एक आवाज गूंजी जिसने उसे बुरी तरह चौंका दिया। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया तो उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में एक नीला वस्त्र पहने आकृति प्रकट हुई है। जी निंग, आपको नमस्कार डाउलॉर्ड। निंग जल्दी से खड़ा हो गया। ये डाउलॉर्ड बैडलैंड्स था। निंग का दिल बैठ गया। बैडलैंड्स दरबार में 100 साल से ज्यादा समय बिताने के बाद वह इस जगह का काफी आदी हो गया था और इसके कई विश्व देवताओं, अराजकता अमर, ज्येष्ठ देवताओं और पैतृक अमर से अच्छी तरह परिचित हो गया था। हालांकि वह डाउलॉर्ड बैडलैंड्स से दूसरी बार कभी नहीं मिला था। वह जानता था कि डाउलॉर्ड बैडलैंड्स दरबार में शायद ही कभी अपना चेहरा दिखाते थे। लाखों साल अक्सर बिना किसी दर्शन के बीत जाते थे। हालांकि वह वास्तव में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले डाउलॉर्ड्स में से एक थे। कुछ संसार डाउलॉर्ड्स हर अराजकता चक्र के दौरान अपने कुलों में सिर्फ एक बार ही प्रकट होते थे। जब सत्ता में इतनी असमानता थी तो लोगों के लिए दोस्त बनना और बातचीत करना कठिन हो गया। भाई सोलेस्की ने मुझे तुम्हें एक संदेश देने के लिए कहा है। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने निंग की ओर देखा। वह शायद वहां से जल्दी नहीं निकल पाएगा। वास्टेवन पैलेस में तुम्हारी वापसी तुम पर निर्भर करेगी। वह वहां से इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल पाएगा। निंग चौंक गया। उसने घबराकर पूछा, डाउलॉर्ड, मेरे बड़े भाई, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स मुस्कुराया। उसे ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन वह और मेरा अवतार दोनों कुछ समय के लिए फंसे रहेंगे। जिस संरचना में हम अभी फंसे हैं उससे बाहर निकलने में शायद कम से कम 10 लाख साल लगेंगे और आगे और भी खतरे होंगे। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। पकड़ो। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने एक काला ताबीज उछाला। निंग ने ताबीज स्वीकार कर लिया। इस ताबीज पर सिर्फ 2 लहरें बनी थीं। एक लहर तेज लग रही थी जबकि दूसरी धीमी और शांत। ये बैडलैंड्स का प्रतीक चिन्ह है, डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने कहा। मैंने इस पर प्रतिबंधात्मक नियम लागू किए हैं ताकि इसे केवल एक बार ही बांधा जा सके। बैडलैंड्स का प्रतीक चिन्ह धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति बैडलैंड्स न्यायालय के औपचारिक सदस्य के बराबर होता है। बैडलैंड्स क्षेत्र में यह आपके काम आएगा। धन्यवाद डाउलॉर्ड। निंग ने जल्दी से अपना आभार व्यक्त किया। स्वाभाविक रूप से उन्होंने बैडलैंड्स प्रतीक चिन्ह के बारे में पहले भी सुना था। इस प्रतीक चिन्ह के साथ देव सम्राट ब्लैकलोड्स जैसी हस्तियां भी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकती थीं। हालांकि वास्टेवेन पैलेस के एक शिष्य के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और भी अविश्वसनीय थी। वास्टेवेन पैलेस बहुत दूर था। बैडलैंड्स क्षेत्र में लगभग कोई भी नहीं जानता था कि वास्टेवेन पैलेस क्या है। वास्तव में बैडलैंड्स दरबार के कई शिष्यों को भी इसके बारे में पता नहीं था। इसी तरह वास्टेवेन पैलेस के ज्यादातर सदस्यों ने बैडलैंड्स कोर्ट के बारे में कभी नहीं सुना था। हर संगठन के डाउलॉर्ड्स आमतौर पर दूसरे सदस्यों को इतने विस्तृत नक्शे नहीं देते थे, इस डर से कि कहीं वे बहुत दूर भागकर रास्ता भटक न जाएं और कभी वापस न आ पाएं। लेकिन जाहिर है वास्टेवेन पैलेस, बैडलैंड्स कोर्ट और इसी तरह के दूसरे संगठनों के ताकतवर डाउलॉर्ड्स एक दूसरे को जानते थे। इसलिए कई संसार डाउलॉर्ड्स निंग के बारे में जानने के बाद उस पर हमला करने को तैयार नहीं होते। शक्तिशाली विश्व स्तरीय विशेषज्ञ आमतौर पर अन्य विश्व स्तरीय विशेषज्ञों से नहीं डरते थे। अगर वे जीत नहीं पाते तो भाग सकते थे। उन्हें केवल संसार डाउलॉर्ड्स से डर लगता था और यही वह समय था जब एक शक्तिशाली संगठन का समर्थक होना बहुत मायने रखता था। हालांकि आपको ये भी समझना होगा कि आपके दुश्मन और आपके अपने संगठन के बीच क्या रिश्ता है। देव सम्राट ब्लैकलोड्स ने मूर्खतापूर्वक ये बता दिया था कि वह डाउलॉर्ड 7 सॉवरेन्स का शिष्य है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि डाउलॉर्ड 7 सॉवरेन्स डाउलॉर्ड सोलेस्की का कट्टर दुश्मन था और डाउलॉर्ड सोलेस्की से इतना भयभीत था कि बहुत पहले ही भाग गया था। ब्लैकलोड्स द्वारा अपनी संबद्धता की घोषणा करने का नतीजा ये हुआ कि उसकी और भी जल्दी मौत हो गई। समय बीतता गया। दिन प्रतिदिन निंग बैडलैंड्स कोर्ट में ही रहता रहा। उसे बाहर जाकर साहसिक कार्य करने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि वह तेजी से मजबूत हो रहा था। स्टार सीजिंग हैंड का 7वां चक्र बहुत पहले ही आकार लेने लगा था। डाउलॉर्ड सोलेस्की के मार्गदर्शन की बदौलत ये सचमुच अस्तित्व में आया। कुछ दर्जन क्यूब के बराबर अराजकता रत्न और हिवनगेजर टावर इस्तेमाल करने के बाद निंग ने गोल्डन आइडल के मध्य भाग पर भी कब्जा कर लिया था। उसका शरीर अब एक उच्च स्तरीय अराजकता खजाने के बराबर था, वही स्तर जिस तक विश्व देवता नॉर्थरेस्ट इतने सालों पहले पहुंच गया था। ये दोनों उपलब्धियां अपेक्षाकृत सरल थीं। निंग यहाँ बैडलैंड्स कोर्ट में शांतिपूर्वक रह रहा था। इसका कारण ये था कि अब तलवार के ताव को देखने का उसका नजरिया बिल्कुल अलग था। वह अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा था और अभी तक उसे किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था। आमतौर पर साधक तभी साहसिक कार्य पर निकलते थे जब उनकी साधना में कोई बाधा आ जाती थी। केवल और अधिक चीजों को देखकर और अनुभव करके ही वे उन बाधाओं को आसानी से तोड़ पाते थे। डार्कनॉर्थ वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई थरीकोल्ड एजोर्स की क्षेत्र के स्टाटावर्क क्षेत्र का दौरा करने और उसे आजमाने की योजना बना रहे हैं। जो कोई भी उनके साथ जाना चाहता है वह उनसे मिलने जा सकता है। कोई दिलचस्पी है? अजूर्स्की क्षेत्र, स्टाटावर्क क्षेत्र? हाँ, ये हमारे बैडलैंड्स क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है। किंवदंतियों के अनुसार स्टाटावर्क क्षेत्र का निर्माण तब हुआ जब किसी प्राचीन शक्ति ने एक मीनार के आकार का जादुई खजाना फेंका और उसे आदिकालीन अराजकता में वहीं छोड़ दिया। उस मीनार ने आदिकालीन अराजकता से ऊर्जा खींची और अपने चारों ओर अविश्वसनीय शक्ति का एक पूरा क्षेत्र निर्मित किया। मैंने सुना है कि संसार के डाउलॉर्ड्स भी उस जादुई मीनार को खोजने और हासिल करने की उम्मीद में उस जगह पर आते हैं। दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी आज तक उसमें महारत हासिल नहीं कर पाया है।
वहाँ मौजूद खजाने और तकनीकें हम जैसे विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। जाना चाहते हो? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई थरीफ्रॉस्ट बहुत शक्तिशाली हैं। अगर हम उनके साथ जाएं तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। मैं अभी यहाँ से नहीं जाना चाहता। पूछने के लिए शुक्रिया भाई सेवनकला। ओह ठीक है। अमर सेवनकला ने निंग के साथ कुछ और शब्दों का आदान प्रदान किया, फिर चले गए। निंग खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली संगठन होने के नाते बैडलैंड्स कोर्ट नए शिष्यों को स्वीकार करने के मामले में काफी सख्त था। नए शिष्यों को अत्यधिक प्रतिभाशाली होना आवश्यक था और उनमें से अधिकांश विश्व स्तरीय विशेषज्ञ थे। इसमें शामिल होने वाले सभी बड़े देवता और पैतृक अमर सभी अत्यधिक प्रतिभाशाली थे और इसलिए बैडलैंड्स कोर्ट के अधिकांश विश्व स्तरीय विशेषज्ञ पूर्ण निपुणता के स्तर तक पहुंचने और मास्टर क्लास विश्व देवता बनने में सक्षम थे। इस स्तर तक पहुंचने पर अगली सफलता के परिणामस्वरूप वे संसार डाउनलॉर्ड्स बन जाएंगे। बाहरी दुनिया में कई स्वतंत्र विश्व स्तरीय विशेषज्ञ थे, लेकिन उनमें से कुछ ही पूर्ण निपुणता के स्तर तक पहुंच पाए। हालांकि बैडलैंड्स कोर्ट के अधिकांश शिष्य गुरु श्रेणी के विश्व देवता बन गए। इस प्रकार वे सभी उत्साह और वीरता से भरे हुए थे। वे बाहर जाकर साहसिक कार्य करना चाहते थे। इस प्रक्रिया में अपने स्वयं के दांव की खोज करना और संसार डाउनलॉर्ड बनना चाहते थे। फॉगस्टोन में लगभग सभी ने हार मान ली थी और एक शांतिपूर्ण, आरामदायक जीवन जीने का फैसला किया था। हालांकि बैडलैंड्स कोर्ट में हर कोई अभी भी अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। निंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। फिर भी उसे ये समझ नहीं आया कि असल में बैडलैंड्स कोर्ट के कुछ सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने लंबी और कड़ी लड़ाई लड़ी थी, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाए और इसलिए हार मान ली थी। वे थक चुके थे, उनकी ऊर्जा, उनका जुनून खत्म हो चुका था। इसलिए उन्होंने बैडलैंड्स कोर्ट छोड़कर कोई और जगह ढूंढने का फैसला किया जहां वे शांति से रह सकें। जिन लोगों ने बैडलैंड्स कोर्ट में रहने का फैसला किया वे ऊर्जा और प्रेरणा से भरे हुए थे। यही असली वजह थी कि बैडलैंड्स कोर्ट के इतने सारे सदस्य अक्सर नई जगहों पर निकल पड़ते थे। हर बार ऐसा करते हुए वे अक्सर अपने साथियों को इसकी सूचना देते और दूसरों को भी अपने साथ चलने के लिए तैयार करने की कोशिश करते। अगर उनमें से 4-5 लोग एक साथ आ जाते तो उनके बचने की संभावना कहीं ज्यादा होती। आखिरकार एक ही संगठन के भाई ज्यादा एकजुट और आमतौर पर बाहरी लोगों से ज्यादा भरोसेमंद होते थे। मैं नामहीन तलवार कला के तीसरे रुख महान फिर्मामेंट रुख की पहेली को हल करना शुरू कर रहा हूँ। मैं बहुत तेजी से सुधार कर रहा हूँ। जब मैं किसी बॉटलनेक पर पहुंचूंगा या इस तीसरे रुख में निपुण हो जाऊंगा तो मैं ऑल गॉड एस्टेट जाऊंगा। ऐसा करने पर मैं बैडलैंड्स कोर्ट में सबको बता दूंगा और उनमें से कुछ को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करूंगा। निंग ने मन ही मन सोचा। ऑल गॉड एस्टेट विंसोस खंडहर के अलावा पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र में एकमात्र स्थान जहां मिरजनो पेंटिंग की एक प्रति थी वह ऑल गॉड एस्टेट था। निंग के बैडलैंड्स कोर्ट में पहुंचने के 161 साल बाद खजाने की नीलामी। वे खजाने की नीलामी शुरू करने वाले हैं। ये खबर तेजी से पूरे बैडलैंड्स कोर्ट में फैल गई, जिससे काफी हलचल मच गई। मास्टर फ्लेमफेरी सू यूजी कमरे में दौड़ती हुई आई। क्या बात है? निंग सुलेख का अभ्यास कर रहा था और अपनी तलवारबाजी पर ध्यान लगा रहा था। उसने अपनी कलम नीचे रख दी और सू यूजी की ओर देखने लगा। मुझे अभी अभी कुछ खबर मिली है। सू यूजी का अंडाकार चेहरा गुलाबी और मनमोहक था। उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं और उसमें एक स्वाभाविक आकर्षण था। इस प्रकार वह बैडलैंड्स दरबार में काफी लोकप्रिय थी और उसके कई दोस्त थे। इसके विपरीत एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग हमेशा एक ठंडा और अमित्र व्यक्ति था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। सू यूजी ने कहा, अब से 99 साल बाद पैलेस ओपुलेटिया एक खजाने की नीलामी का आयोजन करेगा। खजाने की नीलामी? निंग की आंखें चमक उठीं। खरीदने के लिए बहुत सारे खजाने होंगे और जो सबसे ज्यादा पैसे देगा वह खजाने को अपने घर ले जाएगा। कई खजाने जो आमतौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होते वे भी प्रदर्शन पर होंगे। सू यूजी काफी उत्साहित थीं। मैंने सुना है कि ये नीलामी हर अराजकता चक्र में सिर्फ 10 बार आयोजित की जाती है। हर बार पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र के लगभग सभी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ इसके आसपास इकट्ठा होंगे। मैंने सुना है कि हर तरह का खजाना बिक्री के लिए रखा जाएगा, जिसमें अनंत हथियार और कुछ ऐसे खजाने भी शामिल हैं जो अनंत हथियारों से भी ज्यादा अद्भुत हैं। सू यूजी बेहद उत्साहित थी। गुरुजी, हमें जाकर देखना होगा। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। वह जानता था कि बैडलैंड्स क्षेत्र और वास्ट हेवन क्षेत्र समेत हर एक क्षेत्र में हर अराजकता चक्र के दौरान 10 खजानों की नीलामी होगी। उस क्षेत्र के अनेक साधकों के लिए बोली लगाने हेतु तरह तरह के बहुमूल्य खजाने सामने आएंगे। ये खजाने बैडलैंड्स दरबार या वास्ट हेवन महल के नहीं थे, बल्कि ये किसी रहस्यमयी संस्था द्वारा इस स्थान पर पहुंचाए गए खजाने थे। संगठन हर नीलामी के लिए एक डाउनलॉर्ड भेजता था। हर अराजकता चक्र में 10 बार डाउनलॉर्ड यहाँ बैडलैंड्स कोर्ट में आकर खजाने की नीलामी आयोजित करता था। पैलेस ओपुलेटिया ने बस इस रहस्यमयी संगठन को इस्तेमाल के लिए अपनी नीलामी भूमि उधार दे दी थी। नीलामी के दौरान जो भी खजाने नहीं खरीदे गए थे उन्हें अंत में ले लिया गया। ये रहस्यमयी संगठन लगभग हर इलाके में फैला हुआ है। निंग ने मन ही मन सोचा। हर इलाके में ये नीलामी होती है। मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अगर मैं चूका तो अगली नीलामी में अनगिनत साल लग जाएंगे। लगता है मुझे जल्दी से विंडस्वेप्ट खंडहरों से मिले खजानों को बेचना होगा। मुझे आगामी खजाने की नीलामी के लिए कुछ पैसे जमा करने हैं। निंग की आंखें उत्सुकता से भर गईं। पुस्तक 25 अध्याय 14 सभा। यह एक धधकती गर्मी वाला ग्रह था।
इसकी सतह लावा और मैग्मा की झीलों से भरी हुई थी। वाह! लावा की एक विशेष झील को बुदबुदाते और फुफकारते हुए देखा जा सकता था, जबकि एक विशाल सिर धीरे धीरे किनारों पर ऊपर नीचे हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक विशालकाय सोते हुए प्राणी ने अपनी लाल आंखें खोलीं। ओह! खजाने की नीलामी। फुश! लावा के प्रवाह में पड़ा यह विशालकाय जीव अचानक एक प्रकाश की किरण में बदल गया, जो पास के तट पर उड़कर एक सुंदर नंगे पांव आदमी में बदल गया। उसके शरीर पर भी लाल रंग के ज्वलंत वस्त्र दिखाई दिए। बैडलैंड्स क्षेत्र के लिए खजाने की नीलामी अब से 92 साल बाद शुरू होगी। उस आदमी की आंखों में एक लाल बत्ती टिमटिमाती दिखाई दे रही थी। ज्यादा दूर नहीं, पिछले 10 अराजकता चक्रों में मैं डाउलॉर्ड के कई खंडहरों में भटक चुका हूँ और आखिरकार मुझे अपने लिए एक शाश्वत हथियार मिल ही गया। अगर मैं इसे और इतने सालों पहले हासिल किए गए दूसरे शाश्वत हथियार दोनों को बेच दूं, तो शायद मैं एक छद्म संसार की गोली खरीद सकूं। एक छद्म संसार गोली। मुझे इसे पाना ही है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सुंदर आदमी ने अपने दांत पीस लिए, फिर आग की रोशनी की एक लकीर में बदल गया और आकाश में गायब हो गया। खजाने की नीलामी, ये बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड के वेवशिफ्ट सिटी में होगी। अब से 86 साल बाद सफेद वस्त्र पहने एक खूबसूरत महिला एक ऊंचे सिंहासन पर बैठी थी। वह धीमी आवाज में बोलते हुए मुस्कुराई। संप्रदाय स्वामिनी, आप इस पूरे समय एकांत साधना में लीन रहीं, इसलिए मैंने आपको विचलित करने की हिम्मत नहीं की। अगर आप अंतिम वर्ष तक नहीं आती, तो मुझे आपके सत्र में बाधा डालने के लिए मजबूर होना पड़ता। शुक्र है, ऐसा जरूरी नहीं पड़ा। एक सुंदर बैंगनी वस्त्र पहने महिला हंस पड़ी। आखिरकार मैं अराजकता अमृत के 3000 घन जमा करने में कामयाब रही। उम्मीद है इस बार मैं अपनी जरूरत के खजाने खरीद पाऊंगी। सफेद वस्त्रधारी महिला ने धीरे से सोचा, अगर मैं कामयाब रही तो मैं सर्वोच्च विश्व देवताओं के बराबर हो जाऊंगी। खजाने की नीलामी। चलो हम जाकर देखते हैं कि क्या ऐसी कोई चीज है जो हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। चल दर 3 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ जो एक अराजकतापूर्ण दुनिया में एक साथ एकांतवास में प्रवेश कर चुके थे, ने बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड की ओर शीघ्रता से जाने का निर्णय लिया था। बैडलैंड्स कोर्ट द्वारा नीलामी की खबर जारी करने के बाद ये खबर पूरे बैडलैंड क्षेत्र में तेजी से फैल गई। वेवशिफ्ट सिटी में मुख्यालय वाले प्रमुख संगठनों को स्वाभाविक रूप से सबसे पहले पता चला। कुछ ही समय बाद ये जानकारी आसपास के कुछ क्षेत्रों में भी फैल गई। इसकी घोषणा 99 साल पहले इसलिए की गई थी ताकि सभी को इस नीलामी की सूचना मिलने और फिर बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड की यात्रा करने का पर्याप्त समय मिल सके। कुछ लोग तो पड़ोसी इलाकों से भी आए थे। वेवशिफ्ट का प्राचीन शहर दिन प्रतिदिन अधिक जीवंत होता जा रहा था। नए अपरिचित विश्व देवता और अराजकता अमर यहाँ एकत्रित होने लगे। उनमें से कुछ बैडलैंड्स क्षेत्र के थे। हालांकि बैडलैंड्स क्षेत्र के अधिक प्रसिद्ध विश्व स्तरीय विशेषज्ञ वे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना साहस और दृढ़ संकल्प खो दिया था और विलासितापूर्ण शांतिपूर्ण जीवन जीने का विकल्प चुना था। अधिकांश व्यक्ति जो अभी भी अपने दाव के प्रति समर्पित थे और स्वयं को बेहतर बना रहे थे, अपना सारा समय आदिम अराजकता से जूझने में बिताते थे, जिसके परिणामस्वरूप बहुत कम ज्येष्ठ देवता और पैतृक अमर उनके बारे में जानते थे। लेकिन निश्चित रूप से कुछ अपरिचित किसान पड़ोसी प्रदेशों से यहाँ आए थे। गुरु, जब रात होगी तो खजाने की नीलामी शुरू हो जाएगी। दुबला पतला गंभीर दिखने वाला एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग निंग के पीछे पीछे आ रहा था। कितना सुंदर दृश्य है। पास में खड़ी फ्लिमफेई ने आश्चर्यचकित होकर आह भरी। हाँ, निंग ने धीरे से सिर हिलाया। आसमान में अंधेरा छाने लगा था। यह अनंतलोक किसी प्राचीन शक्ति द्वारा रचा गया था, लेकिन इसमें दिन रात के चक्र भी थे। दूर स्थित पैलेस ओपुलेंटिया एक चकाचौंध भरा मनमोहक दृश्य था। उसके चारों ओर प्रकाश की धाराएं घूम रही थीं और यह पूरे वेवशिफ्ट शहर में स्थित सबसे चमकदार सुंदर इमारत थी। कई विश्व देवता और कैओस इमॉर्टल उस समय महल में प्रवेश करने की तैयारी में थे। आमतौर पर हमारे लिए विश्व देवता या अराजकता अमर का सामना करना काफी दुर्लभ है, लेकिन आज हम उनसे घिरे हुए हैं। निंग ने आश्चर्य से आह भरी। जरूर, हम आ रहे हैं। पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र के आधे से ज्यादा विश्व स्तरीय विशेषज्ञ आ चुके हैं और कुछ आसपास के क्षेत्रों से भी। सुयूजी बेहद उत्साहित थीं। चलो चलें, हमें भी अंदर चलना चाहिए। निंग बोलते हुए वह सुयूजी और एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग को पैलेस ओपुलेंटिया में ले गया। आज पैलेस ओपुलेंटिया में बहुत शोर था और इसके बाहर विश्व देवता और कैओस इमॉर्टल पहरा दे रहे थे। कृपया अंदर आइए, साथी दाववादी। कृपया अंदर आइए, साथी दाववादी। बैडलैंड्स कोर्ट के 2 शिष्यों ने मेहमानों का स्वागत करते हुए मुस्कुराया। जहां तक विश्व देवताओं और अराजकता अमरों का सवाल है, जो खजाने की नीलामी में भाग लेने आए थे, वे सभी अभिवादन का उत्तर देते हुए विनम्र थे। आखिरकार ये बैडलैंड्स कोर्ट का क्षेत्र था और इस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में डाउलॉर्ड बैडलैंड्स की प्रतिष्ठा अद्भुत थी। जो भी विश्व स्तर से नीचे हैं, वे इस ओर आएं। एक महिला परिचारिका कमजोर साधकों को रास्ता दिखा रही थी। गुरु, यहाँ तो बहुत सारी विश्व स्तरीय शक्तियाँ हैं। एक सच्चा अमर एक बड़े देवता के पीछे पीछे भयभीत होकर चल रहा था। ये बड़ा देवता अपने देश में काफी प्रसिद्ध था, लेकिन इस समय वह किसी को अनजाने में ठेस पहुंचाने के डर से घबराकर आगे बढ़ रहा था। बस मेरे पीछे आओ। बड़ा देवता काफी आज्ञाकारी व्यवहार कर रहा था और वह उस महिला सेवक के पीछे पीछे बगल के दरवाजे से अंदर चला गया। ये खजाना नीलामी एक असाधारण नीलामी होगी। बिक्री के लिए रखे गए सभी खजाने असाधारण हैं, लेकिन जगह सीमित है। विश्व स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश पाने से पहले ये साबित करना होगा कि उसके पास अराजकता अमृत के कम से कम 10 घन हैं। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, साथी ताओवादी। बगल के दरवाजे के बाहर 2 महिला परिचारिकाएं थीं और उनमें से एक ने बड़े भगवान से विनम्रता से बात की।
स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़िया। इस तरफ साथी दाववादी पैलेस ओपुलेटिया ने चीजों को एकदम सही क्रम में रखा। विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को बोली स्थल में प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों का परीक्षण किया जाना आवश्यक था, अन्यथा दर्शक सभी वास्तविक बोलीदाताओं को बाहर कर देते। सफेद वस्त्रधारी जी निंग ने उग्र और चमकदार सुयूजी के साथ साथ गंभीर बर्फीले ठंडे बुजुर्ग देवता वाइल्ड डॉग को भी महल की ओर ले गए। विश्व स्तर से नीचे के सभी लोग इस ओर आए। एक महिला परिचारिका उनका स्वागत करने आए। महल के बाहर खड़े बैडलैंड्स दरबार के 2 शिष्यों में से एक ने यह नजारा देखा। कैओस इम्मोर्टल तुरंत वहां गया और चिल्लाया, पीछे हटो। महिला परिचारिका बुरी तरह सदमे में थी। वह एक किराए की कर्मचारी से ज्यादा कुछ नहीं थी, बैडलैंड्स कोर्ट की असली अनुयायी नहीं। भाई डार्कनॉर्थ, तुम मेरे बाकी साथी शिष्यों के साथ क्यों नहीं आए? कैओस इम्मोर्टल हंसा। यह इम्मोर्टल सेवनकलर था, जो बैडलैंड्स कोर्ट के उन शिष्यों में से एक था जिनके निंग के साथ सबसे ज्यादा दोस्ताना संबंध थे। निंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जगह को देखना चाहता था, इसलिए मैं टहलने के लिए बाहर आया। आज वास्तव में यहाँ बहुत सारे विश्व स्तरीय विशेषज्ञ मौजूद हैं। हाँ, हैं। आमतौर पर आप इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देख पाते। केवल खजाने की नीलामी ही आसपास के सभी क्षेत्रों से इतने सारे विश्व स्तरीय लोगों को आकर्षित कर सकती है। वास्तव में यहाँ तक कि डाउ लॉर्ड्स भी आ गए हैं। अमर सेवनकलर ने ये कहते हुए अपनी आवाज षड्यंत्रपूर्वक धीमी कर दी। ओह, निंग हैरान था। डाउ लॉर्ड्स, डार्कनॉर्थ, तुम सीधे तीसरी मंजिल पर जा सकते हो। यही जगह हमने अपने लिए रखी है। नीचे मुख्य हॉल में अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, इम्मोर्टल सेवनकलर ने कहा। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। अब तुम वापस जा सकते हो। मुझे पता है कि आज तुम बहुत व्यस्त हो। हाँ, अमर सप्तरंग हंसा, फिर जल्दी से महल के प्रवेश द्वार पर लौट आया। निंग की बात करें तो वह सुयूजी और एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग को मुख्य द्वार से महल के भव्य महल में ले गया। इससे आसपास के कुछ कैओस अमर और विश्व देवता उसे कुछ हैरान होकर देखने लगे। डार्कनॉर्थ, इस तरफ भाई डार्कनॉर्थ। महल के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैडलैंड्स दरबार के कुछ शिष्य भी मौजूद थे। जब उन्होंने निंग को देखा तो वे तुरंत उसका स्वागत करने आ गए। भाई डार्कनॉर्थ, आप सीधे तीसरी मंजिल पर जा सकते हैं। निंग को सीधे तीसरी मंजिल पर ले जाया गया, जहाँ कई निजी कमरे थे। यहीं बैडलैंड्स कोर्ट के शिष्य ठहरने वाले थे और निंग को अपना एक कमरा दे दिया गया। निंग, सुयूजी और एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग उनके कमरे में दाखिल हुए। वे एक विशाल खिड़की से नीचे बने विशाल हॉल को देख पा रहे थे। उनके नीचे वाला हॉल कई सीटों से भरा हुआ था, जिन पर विश्व देवता और अराजकता अमर बैठे थे, और सबसे पीछे बड़े देवता और पैतृक अमर बैठे थे। दूसरी मंजिल पर कई कमरे उपलब्ध थे, लेकिन एक कमरा पाने के लिए अराजकता अमृत के 10 घन खर्च करने पड़ते थे। अराजकता अमृत के 10 घन एक दाव हथियार खरीदने के लिए पर्याप्त थे। ये सरासर लूट थी। इस प्रकार 99% विश्व देवता और अराजकता अमर नीचे वाले विशाल हॉल में बैठने के लिए चुने गए। एक छोटा सा हिस्सा जो वास्तव में खुद को प्रकट नहीं करना चाहता था, उसने दूसरी मंजिल पर बैठना पसंद किया। हॉल की सबसे ऊपरी मंजिल काफी विशाल थी। एक श्वेत वस्त्रधारी महिला पद्मासन में बैठी थी और उसके बगल में धूपबत्ती रखी थी। धूपबत्ती की सुगंध उसके चारों ओर घूम रही थी, जिससे परम शांति का एहसास हो रहा था। हजार परछाइयां, बाहर से 2 आकृतियां अंदर आईं। वे नीले वस्त्र पहने डाउलॉर्ड बैडलैंड्स और उनकी खूबसूरत पत्नी थीं। बैडलैंड्स, छोटी बहन याना, सफेद वस्त्रधारी महिला ने धीरे से सिर हिलाया। ड्रेको गॉड भी आया था, डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने कहा। ड्रेको गॉड, नाम सुनते ही बैठी हुई महिला की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर थोड़ी घृणा की झलक थी। तभी सुनहरे वस्त्र पहने एक कुलीन व्यक्ति अंदर आया। वह बहुत संतुलित लग रहा था और उसके माथे पर कुछ शल्क थे। ये डाउलॉर्ड ड्रेको गॉड था। जब उसने सफेद वस्त्रधारी महिला को देखा तो वह मुस्कुराया। हजार परियों की परी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार खजानों की रखवाली की जिम्मेदारी तुम्हें ही मिलेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें इतनी परेशानी में डालने के बजाय तुम्हारी मदद करने आता। मैं आपसे मदद मांगने की हिम्मत नहीं कर सकती, सफेद वस्त्रधारी महिला ने शांति से कहा। डाउलॉर्ड ड्रेको गॉड हंसा, लेकिन उसकी मुस्कान में बर्फ की झलक दिख रही थी। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स और उसकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा। वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक ड्रैगनीकरण फाल की वजह से डाउलॉर्ड ड्रेको गॉड और डाउलॉर्ड थाउजेंड शेडोज के बीच झगड़ा शुरू हो गया था। अगर वे कहीं और मिलते तो शायद वे पहले ही एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे होते। पुस्तक 25, अध्याय 15, खजाने की नीलामी शुरू होती है। साथ ही दाववादी। एक जोरदार हंसी गूंजी जब नीले वस्त्र पहने एक आदमी, जिसके सिर पर हिरण के सींग थे, अंदर आया। भाई दाववादी अजूर्स्की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस खजाने की नीलामी में शामिल होगे। डाउलॉर्ड ड्रेको गॉड सबसे पहले बहुत गर्मजोशी से जवाब देने वाले थे। बूढ़े भाई अजूर्स्की, डाउलॉर्ड बैडलैंड्स और उनकी पत्नी ने भी उनका अभिवादन किया। हम, सींग वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए डाउलॉर्ड बैडलैंड्स और उसकी पत्नी की तरफ सिर हिलाया, फिर डाउलॉर्ड ड्रेको गॉड की तरफ देखा। आखिरकार उसने सफेद वस्त्रधारी महिला की तरफ नजर घुमाई। वह मुस्कुराया। हजारों परछाइयां, मैंने सुना है कि इस बार खजानों को ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। मेरा अजूर्स्की क्षेत्र इस जगह के काफी पास है, इसलिए मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने आया था। वास्तव में काफी समय हो गया है।
सफेद वस्त्रधारी महिला डाउलॉर्ड ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। यह आसपास के प्रदेशों का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। अजूर्स्की एक और प्रमुख शक्ति थी जो दाउमज के कगार पर थी, लेकिन उसके अजूर्स्की संप्रदाय के पास कोई भी शक्तिशाली डाउलॉर्ड नहीं था जो नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल सके। चूंकि उसके पास अभी भी काफी समय बचा था, इसलिए डाउलॉर्ड अजूर्स्की ने अपना ज्यादातर समय धीरे धीरे और शक्ति और अनुभव इकट्ठा करने में बिताया और भविष्य में किसी समय दाउमज पर आक्रमण करने की योजना बनाई। फुफकार, हवा का एक झोंका आया और एक आकृति प्रकट हुई। छोटी बहन, हजार परछाइयां, छोटी आस्तीन पहने एक छोटे कद के बूढ़े आदमी ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए उसे पुकारा। बड़े भाई वाटरविंड। सफेद वस्त्रधारी महिला अब तक काफी अलग थलग सी दिख रही थी, लेकिन अब वह जल्दी से उठी और उस छोटे कद के बूढ़े आदमी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। बड़े भाई वाटरविंड, मेरे लिए आपको ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। मैंने बैडलैंड्स क्षेत्र में इस मिशन को सिर्फ इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं आपको देख पाऊंगी, और अब मैं सचमुच देख पाई हूँ। आहा, आपके बड़े भाई को दुनिया भर में घूमना बहुत पसंद है। वाटरविंड हंसा। बहुत दिनों बाद मिले, वाटरविंड। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स भी मुस्कुराया। बैडलैंड्स? वाटरविंड ने सिर हिलाया। बैडलैंड्स क्षेत्र में वास्तव में 4 डाउलॉर्ड्स रहते थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर ने शायद ही कभी अपना चेहरा दिखाया हो, इसलिए ज्यादातर बड़े देवता, अमर पूर्वज और विश्व स्तरीय हस्तियां केवल डाउलॉर्ड बैडलैंड्स को ही जानते थे। वे किसी और को नहीं जानते थे। बैडलैंड्स क्षेत्र के 4 डाउलॉर्ड थे। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स, उसकी पत्नी डाउलॉर्ड वाटरविंड और डाउलॉर्ड केफ्लोट। डाउलॉर्ड केफ्लोट कुछ कमजोर था, जबकि वाटरविंड बेहद आलसी था। वाटरविंड को अपना कोई अलग संप्रदाय बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह आदिम अराजकता में अकेले ही भटकना पसंद करता था। हालांकि ताकत के मामले में वह एक दुर्जेय व्यक्ति था जो खुद डाउलॉर्ड बैडलैंड्स के बराबर था। शीर्ष स्तर पर 5 डाउलॉर्ड्स में से डाउलॉर्ड अजूर्स्की सबसे शक्तिशाली था। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स और डाउलॉर्ड वाटरविंड दूसरे स्थान पर थे, जबकि डाउलॉर्ड थाउजेंड शेडोज और डाउलॉर्ड ड्रेकोगॉड उससे भी कमजोर थे। जहां तक डाउलॉर्ड बैडलैंड्स की पत्नी की बात है, तो वह उन सभी में सबसे कमजोर थी। आमतौर पर किसी भी खजाने की नीलामी में ज्यादातर डाउलॉर्ड्स नहीं आते थे। ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लोगों का आना आम बात थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये खजाने की नीलामी मुख्य रूप से विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को कुछ दुर्लभ वस्तुएं खरीदने का मौका देने के लिए होती थीं। हालांकि हर खजाने की नीलामी में कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती थीं जिनसे डाउलॉर्ड्स भी ईर्ष्यालु हो जाते थे, इसलिए वे अक्सर आकर देखते थे कि क्या उन्हें कोई चीज पसंद आती है। भाई दाऊवादी अजूर्स्की। डाउलॉर्ड ड्रेकोगॉड ने बेहद दोस्ताना व्यवहार किया और बार बार अजूर्स्की को भाई दाऊवादी कहकर संबोधित किया। इससे वाटरविंड ने तिरस्कार से अपने होंठ भींच लिए। अगर वाटरविंड एक एकाकी व्यक्ति था जो अपनी मर्जी से घूमता रहता था, तो ड्रेकोगॉड बिल्कुल इसके विपरीत था। वह अपने आसपास के सभी लोगों का पक्षधर था और जो भी सबसे शक्तिशाली डाउलॉर्ड्स उसे मिल जाते थे, उनसे दोस्ती करने में उसे मजा आता था। डाउलॉर्ड सोलिस्की और डाउलॉर्ड अजूर्स्की दोनों ही दाउमज के कगार पर थे और बेहद शक्तिशाली और भयावह आकृतियां थीं। अगर वे अपने दाउमज में असफल रहे, तो यह निश्चित था कि अंततः उनका नाश हो जाएगा। हालांकि अगर वे मरने से पहले उन्मत्त हो गए, तो वे किसी के भी लिए एक भयानक शत्रु साबित होंगे। कौन किसी ऐसे व्यक्ति का विरोध करने की हिम्मत करेगा जो जानता हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मृत्यु आनी ही है। यहाँ तक कि प्राचीन शक्तियाँ भी, जिन्होंने अपने दाउमज में सफलता प्राप्त की थी और अनंत काल प्राप्त किया था, उन डाउलॉर्ड्स का विरोध करने को तैयार नहीं होंगी जो अपने दाउमज में असफल रहे थे। डाउलॉर्ड ड्रेकोगॉड को उच्च स्तरीय डाउलॉर्ड्स से दोस्ती करने में बहुत मजा आता था और वह उनका पक्ष लेने के लिए हर संभव कोशिश करता था। और परिणामस्वरूप उसने सचमुच कई दोस्त बना लिए। आमतौर पर वह जहां भी जाता, दूसरे डाउलॉर्ड्स उसे कुछ सम्मान देते। हालांकि डाउलॉर्ड वाटरविंड जैसे कई एकाकी घुमक्कड़ उसके प्रति बहुत घृणा महसूस करते थे। खजाने की नीलामी शुरू हो रही है। डाउलॉर्ड थाउजेंड शेडोज ने नीचे की ओर देखा। जी निंग, सू यूजी और वाइल्ड डॉग अपनी विशाल खिड़की से नीचे विशाल हॉल की ओर देख रहे थे। हॉल बाहर से उतना बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन असल में वह 10 किलोमीटर बड़ा था। केंद्रीय नीलामी मंच के चारों ओर हजारों साधक बैठे थे। वहां उपस्थित ज्यादातर लोग विश्व देवता और अराजकता अमर थे। साथ ही कुछ ज्येष्ठ देवता और पैतृक अमर भी मौजूद थे। यहाँ तक कि जिन बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों को अंदर जाने की अनुमति थी, उनके पास कम से कम 10 घनाकार अराजकता अमृत होना जरूरी था। सभी कुर्सियां एक दूसरे से काफी दूरी पर रखी गई थीं, क्योंकि यहाँ 10 किलोमीटर की जगह थी। लेकिन हाँ, उन सभी की दृष्टि इतनी उत्तम थी कि वे 10 किलोमीटर दूर से भी जमीन पर रेंगती चींटियों को बिल्कुल साफ देख सकते थे। मास्टर, ये शुरू हो गया है। सू यूजी ने जल्दी से नीचे की ओर इशारा किया। ठीक है, निंग ने भी देखा। 3 महिला कैओस इमॉर्टल्स शानदार फूलों के वस्त्र पहने हुए केंद्रीय नीलामी मंच पर आईं। उनकी नेता एक महिला थी जिसकी त्वचा बर्फ से तराशी हुई लग रही थी और उसकी आंखें स्टील जैसी चांदी जैसी थीं। चांदी जैसी आंखों वाली यह महिला बीच में खड़ी थी, बाकी 2 उसके बगल में खड़ी थीं। विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिष्ठित साधकों और अतिथियों, आपका स्वागत है। इस खजाने की नीलामी की जिम्मेदारी मेरी होगी। चांदी जैसी आंखों वाली महिला के चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे लगता है आप सब इंतजार करते करते थक गए होंगे, इसलिए मैं समय बर्बाद नहीं करूंगी। नीलामी शुरू हो। नीलामी के नियम बहुत सरल हैं। हर खजाने की एक आरक्षित कीमत होगी और हर बोली पिछली बोली से कम 1 घन कैओस नेक्टर ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, पहला सामान बाहर लाया जाए। चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने अपनी क्रिस्टल जैसी जमी हुई बांह हिलाई।
तुरंत ही उसके हाथों में एक सूखी पीली लकड़ी की पर्ची दिखाई दी, जो हवा में ऊपर उठ गई। वह लगभग 30 मीटर की ऊंचाई तक उठी, ताकि सभी साधक उसे साफ देख सकें। ये सोलगाइड वुड का एक टुकड़ा है। चांदी जैसी आंखों वाली महिला मुस्कुराई। सोलगाइड वुड एक बार जलने पर ये पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाएगा और एक खास तरह के धुएं में बदल जाएगा। अगर आप इसका पूरा धुआं अंदर ले लेंगे तो आप 1000 साल की गहरी नींद में चले जाएंगे। जिन साधकों के हृदय किसी घटना के कारण छाया में चले गए हैं, उन्हें ये छाया नाटकीय रूप से कमजोर महसूस होगी और अब उनके लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। सोलगाइड वुड का आरक्षित मूल्य अराजकता अमृत के 12 घनों का है। नीलामी शुरू हो जाए। 15 घन। सबसे पहले बोली लगाने वाला एक बूढ़ा देवता था जिसकी आंखें कामना से भरी थीं। 16 घन। हॉल के एक अलग हिस्से से एक धूसर वस्त्रधारी कैउस इमोर्टल ने शांति से पुकारा। एल्डर गॉड ने तुरंत असहाय होकर दांत पीस लिए। उसने बोली तुरंत 15 घनों तक बढ़ा दी थी क्योंकि वह बोली लगाने वालों को डराना चाहता था। लेकिन अफसोस, सभी जानते थे कि सोलगाइड वुड कितना कीमती है। कितने एल्डर गॉड विश्व स्तरीय दैत्यों के विरुद्ध बोली युद्ध जीत सकते हैं? 17 घन। 18 घन। बोली प्रक्रिया को आगे बढ़ते देख निंग हैरान रह गया। आत्मा मार्गदर्शक लकड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहला खजाना इतना कीमती होगा। जब साधकों को किसी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ता था तो अक्सर उनके हृदय पर एक छाया छा जाती थी। कभी कभी ये छाया राक्षस हृदय के श्राप जितनी प्रबल होती थी। ये लगातार साधक को परेशान और परेशान करती रहती थी, उसे परेशान करती रहती थी। यदि वह इसे दबा भी लेता तो भी वह दाव का ध्यान करते समय पूरी तरह से शांत नहीं हो पाता था, जिससे उसके लिए और अधिक शक्तिशाली बनना और भी कठिन हो जाता था। हालांकि आत्मा मार्गदर्शक काष्ठ साधक को सहस्राब्दी की निद्रा में भेज देता था। जागने पर साधक को ऐसा लगता था मानो उसके हृदय पर छाई छाया बहुत पहले घटित हुई थी। वह उसे मुश्किल से ही याद कर पाता था। यह एक अद्भुत खजाना था। हालांकि इसकी कीमत ज्यादातर दाव हथियारों के बराबर थी, फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति पैलेस ओपुलेंटिया में इस वस्तु को खरीदना चाहता था तो पैलेस ओपुलेंटिया उसे ढूंढने में मदद करने के लिए भी एक बड़ी कीमत वसूलता था। इसकी कीमत कम से कम 50 क्यूब्स से शुरू होती थी। कभी कभी बैडलैंड्स कोर्ट जैसी संस्थाओं को भी इसे पाना मुश्किल हो जाता था, जिससे इसे खरीदना वाकई महंगा हो जाता था। हालांकि इन खजानों की नीलामी में दी गई कीमतें बहुत कम थीं। यही वजह थी कि डाउलॉर्ड्स भी आकर देखते थे। वे देखना चाहते थे कि क्या उन्हें कुछ सस्ता मिल सकता है। 32 घन। कोई और ऊंची बोली है? चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने आसपास के साधकों की ओर देखा। चूंकि कोई ऊंची बोली नहीं है, उसके बोलते ही सोलगाइड वुड धीरे धीरे नीचे की ओर तैरने लगा। जब वह उसके हाथ में आया तो उसने इस विशेष बोली चक्र के पूरा होने का संकेत दिया। सोलगाइड वुड उसके हाथों में आ गया। तो ठीक है, सोलगाइड वुड 32 क्यूब्स में बिकता है, चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने कहा। उसके पीछे खड़ी महिला तुरंत आगे बढ़ी। सोलगाइड वुड स्वीकार किया और फिर उसे नीलामी मंच से उतार दिया। वह उस बड़े देवता के पास गई जिसने 32 क्यूब्स की अंतिम बोली लगाई थी। सोलगाइड वुड एक ऐसी चीज थी जिसकी कई बड़े देवताओं और पैतृक अमरों को सख्त जरूरत थी। सामान्यतः दाव के बारे में किसी की अंतर्दृष्टि जितनी ऊंची होती थी, उसका हृदय उतना ही शक्तिशाली होता था। विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के लिए ये बहुत दुर्लभ था कि उनका हृदय दानव हृदय से त्रस्त हो, और यदि ऐसा होता भी तो भी समस्या का समाधान आत्मा मार्गदर्शक लकड़ी के उपयोग से संभव नहीं होता। यदि वे सचमुच आत्मा मार्गदर्शक लकड़ी खरीदना चाहते तो वे बाद में उसे खरीदने के लिए केवल 50 घन खर्च कर सकते थे। अब ये थोड़ी सस्ती थी, इसलिए उपस्थित ज्येष्ठ देवता और पूर्वज अमर इसे खरीदने के लिए बेताब थे। विश्व स्तर के कई विशेषज्ञ तो बस देखते ही रह गए। अभी उनके लिए बोली लगाने का समय नहीं आया था। निंग की बात करें तो वह भी तीसरी मंजिल से बस देख रहा था। उसने इस खजाने की नीलामी के लिए काफी खजाने बेच दिए थे, क्योंकि वह उन दुर्लभ शक्तिशाली चीजों का इंतजार कर रहा था जिनकी उसे जरूरत थी। पुस्तक 25, अध्याय 16, पंख। बैडलैंड्स कोर्ट में बिताए समय की बदौलत जी निंग समझ गया था कि हर खजाने की नीलामी में कई खजाने बिक्री के लिए होंगे। हर तरह के खजाने बेचे जाएंगे, इसलिए निंग ने विंसोस खंडहरों से हासिल किए गए ज्यादातर खजाने बेच दिए। वह एवस्नो बैनर और रेनबो क्लाउड वर्ल्ड को अपने पास रखने की योजना बना रहा था, लेकिन आखिरकार उसने उन्हें भी बेच दिया। एवस्नो बैनर काफी उपयोगी था। इसके अंदर कई पापी शैतान थे और इसका इस्तेमाल दुश्मनों को फंसाने या खतरनाक इलाकों का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता था। हालांकि निंग को पाप के खजाने से सख्त नफरत थी। अच्छे खजानों की कमी होने के कारण उसने अस्थायी रूप से इसका इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब उसके पास खजानों की भरमार आ रही थी तो वह स्वाभाविक रूप से इसे बेचकर अपनी पसंद की चीजें खरीदने वाला था। हालांकि रेनबो क्लाउड वर्ल्ड एक डोमेन प्रकार की कलाकृति थी। निंग को धुंध के दाव के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। निंग के पास दाव हथियार में लगी मुहरों की परतों को बांधने का भी कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह उसकी असली शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश ही प्रकट कर पाया। स्वाभाविक रूप से उसने उसे भी बेचने का फैसला किया। अकेले एवस्नो बैनर को 150 से अधिक क्यूबों में बेचा गया था। संक्षेप में, निंग ने उन 3 विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के लगभग सभी खजाने बेच दिए थे, सिवाय मिरजनो पेंटिंग और रॉकी द स्टोन टाइटन के। उसने ये खजाने बैडलैंड्स कोर्ट को बेच दिए थे, और चूंकि वह उनका सम्मानित अतिथि था, इसलिए उन्होंने उससे ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश नहीं की। निंग कुल 1580 क्यूब कैओस नेक्टर कमा पाया।
यह एक बहुत बड़ी रकम थी। हालांकि खजाने की नीलामी के संदर्भ में यह उतना प्रभावशाली नहीं होता, इसलिए उसे अपनी दौलत खर्च करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ी। वायलट ज्वेल और मिरजनो पेंटिंग अविश्वसनीय मात्रा में अराजकता अमृत के लायक हैं, लेकिन वे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। निम खिड़की से नीचे बड़े हॉल की ओर देखता रहा। विशाल हॉल अभी भी हजारों बैठे हुए साधकों से भरा हुआ था। चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने एक के बाद एक खजाने निकाले, जिससे उत्साहित चर्चाओं की लहरें उठ खड़ी हुईं। पलक झपकते ही 6 घंटे बीत गए। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि हर एक खजाने की नीलामी लगभग 10 दिनों तक चलती थी। स्पष्टीकरण और बोली के बीच हर एक खजाने की नीलामी में काफी समय लगता था। पूरे दिन की नीलामी के बाद भी केवल कुछ 100 खजाने ही बिक पाए थे। ये खजाना, चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने हाथ हिलाया, जिससे उसकी हथेलियों में सफेद पंखों का एक जोड़ा उभर आया। ये छोटे नाजुक पंख तेजी से हवा में उड़ गए और आकार में बढ़ने लगे। जब ये 30 मीटर ऊंचा हुआ तो इसकी लंबाई लगभग एक सामान्य इंसान जितनी हो गई। इससे अजीबोगरीब लहरें उठती रहीं, क्योंकि यह लगातार अस्तित्व में आती जाती रही। यह एक उच्च श्रेणी का दाव खजाना है, जिसे शून्य सागर पंख के नाम से जाना जाता है। ये कई दिव्य रूनों से भरा है जो अंतरिक्ष के गहन रहस्यों को समेटे हुए हैं और उन साधकों के लिए उपयुक्त है जो अंतरिक्ष समय के दाव की साधना करते हैं। चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने आगे कहा, इन पंखों के साथ तुम अविश्वसनीय रूप से तेज उड़ पाओगे। नजदीकी युद्ध में तुम और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाओगे। वर्ल्डजी विंग्स की आरक्षित कीमत अराजकता अमृत के 30 घनों की है। बोली शुरू हो जाए, चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने पुकारा। 30 घन, 31 घन, 35 घन। तुरंत ही कई साधक खजाने के लिए लड़ने लगे। ऐसे खजाने जो युद्ध में किसी की चपलता बढ़ा सकते थे, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण थे, खासकर इसलिए क्योंकि वे खतरे से भागते समय भी महत्वपूर्ण हो सकते थे। ये पंख किसी को बहुत तेज उड़ान भरने में सक्षम बनाते थे और उसे और भी ज्यादा फुर्तीला बनाते थे। हालांकि यह केवल एक उच्च श्रेणी का दाव खजाना था, यह अधिकांश उच्च श्रेणी के दाव हथियारों से भी अधिक दुर्लभ और मूल्यवान था। तीसरा माला, गुरुजी, क्या आपको इस तरह के खजाने की जरूरत नहीं है? सु यूजी ने पूछा। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। मुझे लगता है कि बाद में और भी बेहतर खजाने मिलेंगे। निंग ने भौहें चढ़ाईं। उसे पंखों का एक सेट चाहिए था, क्योंकि उसका रास्ता नजदीकी लड़ाई का रास्ता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कुशलता तलवार के दाव में थी। हालांकि उसे बिजली, पानी और अंतरिक्ष के बारे में कुछ समझ थी, लेकिन वे तलवार के दाव के बारे में उसकी समझ से काफी कमजोर थीं। सख्ती से कहें तो उनका सबसे शक्तिशाली दाव तलवार का दाव था, दूसरा बिजली का दाव था, तीसरा पानी का दाव था और अंतिम अंतरिक्ष का दाव था। उन शून्य सागर पंखों में अंकित दिव्य रून निस्संदेह अत्यंत गूढ़ और गहन थे। अंतरिक्ष के ताव में अपने सीमित कौशल को देखते हुए वह संभवतः उन पंखों के समूह की पूरी शक्ति का केवल एक अंश ही प्रकट कर पाता। 69 घन। कोई और ऊंची बोली। चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने आसपास के लोगों पर नजर डाली। जैसे हवा में उड़ता हुआ पंख 30 मीटर की ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और सिकुड़ता हुआ नीचे आ रहा था। आखिरकार वह उसकी हथेलियों में आ गिरा। नीलामी पूरी हो गई है। शून्य सागर के पंख 69 घनों में बिक गए हैं। उसके पीछे खड़ी अमर महिलाओं में से एक ने तुरंत पंख ले लिए और उन्हें बोली जीतने वाले को सौंप दिया। निम देखता रहा। उसने अभी तक एक भी बोली नहीं लगाई थी, क्योंकि अब तक ऐसा कुछ भी नहीं था जिसने उसे सचमुच उत्साहित किया हो। उसे ऐसा खजाना खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी जो उसके लिए बिल्कुल सही न हो। पर्याप्त अराजकता अमृत होने के कारण उसे अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के और भी कई मौके मिलेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भागने के लिए नाव जैसा कोई खजाना खरीद लूंगा, निंग ने मन ही मन सोचा। भले ही मैं उन पंखों जितना फुर्तीला न हूं, मेरी तलवारबाजी यह सुनिश्चित करेगी कि मुझे किसी बात का डर न रहे। यह उनकी बैकअप योजना थी। खजाने की नीलामी अगले 2 घंटे तक जारी रही। यह इस खजाने की नीलामी में आने वाले पंखों का 5वां सेट है। ये भी उच्च श्रेणी के दाव पंखों का एक जोड़ा है और इसे थंडरलाइट विंग्स के नाम से जाना जाता है। चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने हाथ हिलाया और उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। थंडरलाइट। निंग के कान फड़क उठे। 9 सींग वाले बिजली के सर्प पर नियंत्रण पाने के लिए निंग ने अपने शरीर को इस तरह रूपांतरित किया था कि उसे बिजली के प्रति उत्कृष्ट दिव्य वज्रदेव से भी अधिक आकर्षण प्राप्त हो गया था। बिजली के दाव में उसकी प्रगति काफी तेज थी, जल तत्व में उसकी प्रगति के समान ही। ये तलवार के दाव के बाद दूसरे स्थान पर थी। क्या वो? निंग दूर से देखता रहा। चांदी जैसी आंखों वाली औरत के हाथों में नीले पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। पंख बिजली की रोशनी से चमकते और गुनगुनाते हुए प्रतीत हो रहे थे। थंडरलाइट विंग्स बिजली से संचालित होते हैं और तलवार की रोशनी का उपयोग करके सभी बाधाओं को चीरते हैं, जिससे धारक अत्यधिक गति से आगे बढ़ सकता है। यह निकट युद्ध और बचाव तकनीकों दोनों के लिए बेहद उपयुक्त है। यह उन साधकों के लिए एकदम उपयुक्त है जो तलवार के ताव और बिजली के ताव दोनों में कुशल हैं। चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने कहा। निंग अचानक ऊपर उठा। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह खिड़की से बाहर देख रहा था। यही तो है, थंडरलाइट विंग्स का इस्तेमाल करना वास्तव में शून्य सागर विंग्स से भी ज्यादा मुश्किल था। ऐसे बहुत से साधक थे जो अंतरिक्ष के दाव, बिजली के दाव और तलवार के दाव में कुशल थे, लेकिन बहुत कम साधक थे जो तलवार और बिजली दोनों में कुशल थे। हालांकि एक खजाना जो 2 अलग अलग दाव को एक साथ जोड़ने में सक्षम था, आमतौर पर उस प्रकार के सामान्य खजाने की तुलना में अधिक आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली होगा। थंडरलाइट विंग्स की आरक्षित कीमत अराजकता अमृत के 36 घनों की है।
बोली शुरू हो, चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने कहा। 38 घन, 40 घन, 45 घन। कई विश्व देवताओं ने अपनी बोलियां लगानी शुरू कर दी और उनकी कीमत शून्य सागर पंखों की कीमत से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी। हालांकि कम साधक ही इन वज्र प्रकाश पंखों का इस्तेमाल कर पा रहे थे, फिर भी इतने सारे विश्व देवता मौजूद थे कि यहाँ कई आकृतियां थीं जो बिजली और तलवार दोनों में पारंगत थीं। सामान्य परिस्थितियों में वेवशिफ्ट सिटी में बिक्री के लिए ज्यादा दाव खजाने नहीं होते थे। पंख प्रकार के दाव खजाने तो और भी दुर्लभ थे और इस तरह के दोहरे संबंध वाले खजाने लगभग कभी दिखाई नहीं देते थे। बोली की जंग बहुत जोरदार है। निंग ने थोड़ा मुंह बनाया, फिर खुलकर अपनी पहली बोली लगाए। 50 क्यूब्स। उसकी आवाज तीसरी मंजिल से गूंज उठी, जिससे कई किसानों ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। वह तीसरी मंजिल है, वह अवश्य ही बैडलैंड्स कोर्ट का शिष्य होगा। तो क्या हुआ अगर वह है? 52 घन, 50 घन, 60 घन, 65 घन। बोली लगाने की लड़ाई लगातार तीव्र होती गई। 72 घन। निंग ने कीमत बढ़ा दी और दूसरी बोली लगाई। इन पंखों को डिजाइन करना बेहद मुश्किल था और बनाना भी काफी पेचीदा। ये बाजार में कम ही दिखाई देते थे। अगर वह इनका इस्तेमाल करता तो उसकी क्षमता और गति दोनों में जबरदस्त इजाफा हो जाता। निंग ना को स्वीकार नहीं करता। 73 घन, 74 घन। बोली की गति धीमी होने लगी। उच्च श्रेणी के दाव खजाने के लिए कोई भी व्यक्ति कितनी भी कीमत दे सकता था, इसकी एक सीमा थी। अंततः वे अगली नीलामी में एक खजाना ढूंढकर खरीद सकते थे। आखिरकार वेवशिफ्ट सिटी में हर अराजकता चक्र में 10 खजाने तो होंगे ही। 76 घन। निंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, फिर तीसरी बार बोला। 80 क्यूब्स। पूरा हॉल खामोश हो गया। आगे कोई बोली नहीं लगी। छत 80 घनों की लग रही थी। ये समझना होगा कि निंग ने जो पत्थर का विशालकाय पत्थर हासिल किया था उसकी कीमत सिर्फ 100 घनों के बराबर थी। 80 घन। कोई और ऊंची बोली। नीले रंग के थंडरलाइट विंग्स का सेट चांदी जैसी आंखों वाली महिला के ऊपर मंडराता रहा, लेकिन एक पल बाद वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। आखिरकार वह उसके हाथों में आ गिरा। बोली अब बंद हो गई है। थंडरलाइट विंग्स 80 घनों में बिक गए हैं। तीसरी मंजिल पर निंग ने राहत की सांस ली और एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वह जो अधिकतम संभव कीमत चुकाने को तैयार था, वह असल में अराजकता अमृत के 100 घन थे। दूसरे साधक और विश्व स्तरीय विशेषज्ञ लंबे समय से यहाँ थे और इंतजार करने को तैयार थे। आखिरकार हर अराजकता चक्र में ऐसी 10 नीलामी होती थीं। वे बहुत ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। हालांकि निंग इंतजार करने को तैयार नहीं था। अगली खजाने की नीलामी तक वह शायद खुद एक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बन चुका होगा। 80 क्यूब्स पंखों के एक सेट के लिए, जो मेरे लिए एकदम सही है। मैं संतुष्ट हूँ। निंग ने मन ही मन जश्न मनाया। बधाई हो गुरु। बड़े भगवान वाइल्ड डॉग ने जल्दी से निंग को बधाई दी। बधाई हो गुरुजी, आप इतने समय तक चुप रहे, लेकिन जब आपको कोई चीज पसंद आए तो आपने उसे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फ्लिम फेरी भी मुस्कुराई। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, ये तो बस एक वार्म अप था। निंग मुस्कुराया। पंखों के इस सेट की कीमत उसे सिर्फ 80 क्यूब कैओस नेक्टर से चुकानी पड़ी थी। उसने इस नीलामी के लिए 1000 से ज्यादा क्यूब तैयार किए थे और सबसे बेहतरीन खजाने अभी तक सामने नहीं आए थे। माना जाता है कि कुछ ऐसे खजाने थे जिनके लिए संसार के डाउनलोड्स भी उत्सुक हो जाते। पुस्तक 25, अध्याय 17, एक्वाफ्लेक्ट। एक के बाद एक खजाने बिकते गए। बेशक कभी कभार ऐसा भी खजाना होता था जिसके लिए कोई बोली लगाने वाला ही नहीं होता था। पलक झपकते ही 3 दिन की बोली बीत गई। हॉल में बैठे साधकों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। अनोखे खजाने धीरे धीरे सामने आने लगे थे, क्योंकि कई बेहतरीन खजाने आखिर के लिए बचाकर रखे गए थे। यह अगला खजाना एक कवच है। चांदी जैसी आंखों वाली अमर महिला मुस्कुराई। उसकी आवाज वहां मौजूद हजारों साधकों के कानों में गूंज उठी। यह इस खजाने की नीलामी में बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे अनोखा कवच है। ओह, कई लोगों की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने ध्यान से सुनना शुरू किया। जी निंग ने भी ध्यान से सुना। कवच का सबसे अनोखा सेट। शीर्ष मंजिल पर बैठे डाउनलोड्स ने भी नीचे बड़े हॉल की ओर देखा। छोटी बहन हजार परछाइयों, इस कवच में ऐसा क्या अनोखा है? वॉटविंड ने उत्सुकता से पूछा। सफेद वस्त्रधारी डाउनलोड हजार परछाइयां मुस्कुराईं। बस देखते रहो बड़े भाई, तुम्हें नियम पता है। किसी भी खजाने की नीलामी में बिक्री के लिए रखे गए खजानों के बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं की जा सकती। ठीक है, देखते हैं ये खजाना क्या है। डाउलॉर्ड ड्रेकोगॉड भी मुस्कुराया। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स और उनकी पत्नी भी उत्सुकता से देख रहे थे। हाल के अराजकता के दौर में इन प्रदेशों में आयोजित विभिन्न खजानों की नीलामी में इतना कीमती कवच कम ही देखने को मिलता है। कम से कम मेरे लिए तो ये पहली बार है जब मैं किसी नीलामी में इतना कीमती खजाना देख रही हूँ जिसका मैं संचालन कर रही हूँ। चांदी जैसी आंखों वाली उस महिला के शब्दों ने वहाँ मौजूद साधकों को और भी उत्सुक कर दिया। इस कवच में ऐसा दुर्लभ और खास क्या था? मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस प्रकार के कवच के बारे में सुना होगा, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने इसे कभी देखा होगा। चांदी जैसी आंखों वाली उस महिला ने अपनी क्रिस्टल जैसी भुजा हिलाई, जिससे उसकी हथेली में एक छोटा सा कवच प्रकट हुआ। जैसे ही कवच हवा में तैरा, उसका आकार तेजी से बढ़ता गया। कवच देखने में तो साधारण सा लग रहा था, लेकिन उस पर बर्फीली बर्फ की एक परत जमी हुई थी। इस कवच को फ्रॉस्टॉन रोब के नाम से जाना जाता है। चांदी जैसी आंखों वाली महिला हंसी। ये जल के दाव में कुशल साधकों के लिए उपयुक्त है। ये देखने में तो बिल्कुल साधारण लगता है और यह उच्च श्रेणी के दाव कवच से ज्यादा कुछ नहीं है।
लेकिन इसमें प्रतिबिंबित क्षति गुण है। इस कवच पर किया गया कोई भी हमला, चाहे वह निकट दूरी का हो या लंबी दूरी का, हमलावर को समान मात्रा में क्षति पहुंचाएगा। जैसे ही उसके शब्द निकले, पूरा हॉल सदमे से गूंज उठा। बराबर क्षति परिलक्षित हुई। सभी साधक स्तब्ध रह गए। तो अगर कोई दुश्मन आप पर पूरी ताकत से हमला करता है तो आपका कवच स्वतः ही उन्हें ठीक उसी स्तर की शक्ति का हमला झेलने पर मजबूर कर देगा। आप इस कवच वाले किसी व्यक्ति से नजदीकी युद्ध में कैसे लड़ेंगे? इस तरह के कवच के साथ विश्व देवता जो निकट युद्ध में कुशल हैं, वे उच्च स्तर की शक्ति वाले विशेषज्ञों के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। ये पागल है। विश्व देवताओं के शरीर आमतौर पर अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते थे और साथ ही उच्च स्तरीय दाव कवच भी उनकी रक्षा करते थे। सामान्यतः विश्व स्तरीय प्रतिद्वंद्वी जो उनसे 1 या 2 वर्ग अधिक शक्तिशाली होते, उन्हें भी एक ही वार में नष्ट करना मुश्किल होता। अगर उनका प्रतिद्वंद्वी न केवल उन्हें एक ही वार में मार पाने में असमर्थ होता, बल्कि उन्हें क्षति प्रतिबिंबन भी सहना पड़ता, तो कवचधारियों से भी अधिक शक्तिशाली शत्रुओं के लिए उनसे लड़ना एक कष्टदायक अनुभव होता। निंग भी उत्साहित होने लगा। यह निश्चित रूप से एक ऐसा कवच था जो नजदीकी युद्ध में माहिर किसी भी व्यक्ति के लिए एकदम सही था। निंग का अपना शरीर बहुत मजबूत था, खासकर जब उसे नीले फूलों वाली धुंध की ऊर्जा से मजबूत किया जाता था। एक बार जब वह विश्व देवता बन जाता तो इस मामले में वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। उसके लिए ये कवच पाना मानो किसी बाघ को पंख दे दिए गए हों। एक्वाफ्लेक्ट। हालांकि ऊपरी मंजिल पर रहने वाले डाउलॉर्ड्स सभी हैरान थे, तो ये सिर्फ जल तत्व क्षति का प्रतिबिंब है। डाउलॉर्ड ड्रेकोगॉड ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि एक्वाफ्लेक्ट कवच काफी दुर्लभ है, फिर भी हर खजाने की नीलामी में 1-2 बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं। डाउलॉर्ड थाउजेंड शैडोज, आपकी अधीनस्थ कुछ ज्यादा ही शेखी बघार रही है। उसने ऐसा क्यों कहा कि हाल ही में हुई अराजकता के दौर में आयोजित खजाने की नीलामी में इस वस्तु का मूल्य बेजोड़ है? उसने तो ये भी दावा किया कि नीलामी के दौरान उसे पहली बार ऐसी वस्तु मिली है। क्या ये पहली बार है जब वह नीलामी की मालकिन बनी है? एक्वाफ्लेक्ट, अजूर्स्की, वाटरविंड और बैडलैंड्स दंपत्ति भी हैरान थे। हालांकि विश्व देवता सभी उत्साहित थे, लेकिन यह वस्तु उनके जैसे डाउलॉर्ड्स के लिए उतनी रोमांचक नहीं थी। उसने कम से कम 100 खजानों की नीलामी आयोजित की है। डाउलॉर्ड थाउजेंड शैडोज ने डाउलॉर्ड ड्रेकोगॉड को एक ठंडी नजर से देखा। अगर तुम प्रभावित नहीं हो तो बोली मत लगाओ, इस पर बोली मत लगाओ। डाउलॉर्ड ड्रेकोगॉड स्तब्ध रह गया। इसका क्या मतलब था? क्या इस कवच में कुछ ऐसा था जो उसकी रुचि को आकर्षित करेगा? क्या यह मजाक था? वह एक आदरणीय डाउलॉर्ड था, उसकी सभी वस्तुएं शाश्वत स्तर की थीं। इस कवच में जड़े दिव्य मोहरें अतुलनीय रूप से गहन हैं। चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने ऊंची आवाज में कहा। इसमें मुहरों की 7 परतें हैं। जल पर पूर्ण अधिकार रखने वाले विश्व स्तरीय साधक शायद सभी 7 मुहरों को पूरी तरह से बांध सकें, और अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो इन वस्त्रों को धारण करने पर वे एक फ्रॉस्टॉन क्षेत्र उत्पन्न कर पाएंगे। फ्रॉस्टॉन डोमेन 10,000 किलोमीटर तक फैला होगा। इस क्षेत्र में किए गए किसी भी हमले के परिणामस्वरूप पूर्ण क्षति प्रतिबिंबित होगी। फ्रॉस्टॉन रोब्स की आरक्षित कीमत 5,000 क्यूब कैओस नेक्टर है। चांदी जैसी आंखों वाली महिला मुस्कुराई। बोली शुरू हो जाए। बड़े हॉल में सभी लोग चुप थे। 5,000? क्या यह मजाक था? आखिर ये इतना महंगा क्यों है? निंग खजाना खरीदने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसकी कीमत देखकर वो एकदम से दंग रह गया। 5,000 क्यूब्स? उसके पास तो इतने भी नहीं थे, और उसकी जानकारी के अनुसार 10,000 क्यूब्स एक अनंत हथियार खरीदने के लिए काफी थे। आरक्षित मूल्य इतना अधिक होने का अर्थ ये था कि यह खजाना एक शाश्वत हथियार के समान ही मूल्यवान था। आखिर यह इतना महंगा क्यों है? पिछली बार हुई खजाने की नीलामी में भी मैंने एक्वाफ्लेक्ट कवच का एक सूट देखा था, वह इतना महंगा भी नहीं था। यह मजाकिया है। यहाँ तक कि एल्डर गॉड फॉर्मेशन भी इन नीलामियों के दौरान लगभग 150 क्यूब्स के आरक्षित मूल्य से शुरू होते हैं। हॉल में मौजूद हजारों साधक एक पल के लिए चुप हो गए। फिर वे चुपके से आपस में इस विषय पर चर्चा करने लगे। ये समझना जरूरी है कि साधारण उच्च स्तरीय दाव हथियार ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन घनों के ही होते हैं। निंग को उस युद्ध ब्लेड की यही कीमत दी गई थी जिसे उसने बेचा था। एवस्नो बैनर में 9 पापी राक्षस समाये हुए थे, इसलिए वह अराजकता अमृत के 1 या 200 घनों में बिक गया। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय दाव हथियारों का पूरा सेट भी आमतौर पर कुछ 100 घनों में ही बिकता था। 5,000 घन, यह ऐसी कीमत थी जिसे सुनकर विश्व स्तर के 99% विशेषज्ञ भी अवाक रह जाएंगे। 10,000 घन, 12,000 घन। डाउलॉर्ड ड्रेकोगॉड, मुझे लगा कि आप इससे प्रभावित नहीं हुए। 15,000 क्यूब्स। नीलामी हॉल की सबसे ऊपरी मंजिल से बोलियों की तेज आवाजें आने लगीं। निंग समेत सभी लोग अपने ऊपर एक जबरदस्त दबाव महसूस कर रहे थे। यहाँ कई भयानक रूप से शक्तिशाली विश्व देवता थे, जिनमें से कुछ तो विश्व देवता नॉर्थवेस्ट से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। आखिरकार यह आसपास के सभी प्रदेशों के अधिकांश विश्व स्तरीय विशेषज्ञों का जमावड़ा था। उनमें से कुछ तो इस कीमत को वहन करने में सक्षम थे, लेकिन क्या यह वाकई इसके लायक था? सिर्फ एक उच्च स्तरीय दाव कवच के सेट के लिए सबसे ऊपरी मंजिल। डाउलॉर्ड 1000 परछाइयां, जल तत्व के बारे में तुम्हारी समझ मेरी जितनी गहरी नहीं है। इस पर मुझसे लड़ना बंद करो। डाउलॉर्ड ड्रेकोगॉड हंसा, फिर एक बार फिर पुकारा, 18,000 घन। ड्रेकोगॉड, तुम बदमाश, वाटरविंड बोला, जिससे डाउलॉर्ड ड्रेकोगॉड का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि वाटरविंड निस्संदेह उससे ज्यादा शक्तिशाली था। मेरी छोटी बहन 1000 परछाइयों से लड़ना बंद करो। हालांकि इस उच्च स्तरीय दाव कवच में 7 मुहरें हैं। क्या तुमने नहीं सुना कि केवल विश्व स्तरीय साधक ही जो जल के दाव पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर चुके हैं,
सभी 7 मोहरों को बांध सकते हैं। मेरी छोटी बहन निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम है। अगर मैं अपने संगठन के नियमों से बंधी न होती तो मैं ये खजाना कब का ले गई होती। मैं इसे नीलामी हॉल में किसी भी हाल में प्रदर्शित नहीं होने देती। डाउलॉर्ड थाउजेंड शैडोज ने डाउलॉर्ड ड्रेकोगॉड की ओर देखा। हालांकि वह इस अभियान की प्रभारी थी, फिर भी उसने किसी भी नियम का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। खजानों के बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं होनी थी और सभी खजानों की बोली वास्तविक नीलामी के दौरान ही निष्पक्ष तरीके से लगाई जानी थी। यह एक ऐसा नियम था जो अनगिनत अराजकता चक्रों से अस्तित्व में था। 20,000 घन। डाउलॉर्ड थाउजेंड शैडोज ने फिर से कीमत बढ़ा दी। 21,000 घन। डाउलॉर्ड ड्रेकोगॉड ने तुरंत जवाब दिया, माफ करना यान एयर, मैं कुछ नहीं कर सकता। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने अपनी पत्नी की ओर देखा। छोड़ो भी, मैं वैसे भी युद्ध में कम ही जाती हूँ। उसकी खूबसूरत पत्नी हंसी। फ्रॉस्टॉन डोमेन, आखिर किसने ऐसा कुछ बनाया? डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने आह भरी। जब तक तुम इस डोमेन की रेंज में हो, हर बार जब तुम हमला करोगे तो तुम्हें तुरंत डैमेज रिफ्लेक्शन का सामना करना पड़ेगा। ये तभी खत्म होगा जब तुम हमला करना बंद कर दोगे। हालांकि इस डोमेन का शक्तिशाली डाउलॉर्ड पर कम असर होगा, फिर भी जैसे जैसे उसके हमले इस डोमेन से गुजरेंगे उसकी ताकत आधी से भी ज्यादा कम होती जाएगी। एक बार फ्रॉस्टहॉर्न डोमेन प्रकट हो जाने पर ये जवाबी हमलों की एक श्रृंखला शुरू कर देता था। डाउलॉर्ड्स जवाबी हमलों की शक्ति का उपयोग करके दुश्मन के प्रहारों की तीव्रता को कम कर सकते थे। यही प्रभाव सुनिश्चित करता था कि वह वस्तु मूल्यवान होगी। 38,000 घन। 40,000 घन। डाउलॉर्ड ड्रेकोगॉड और डाउलॉर्ड थाउजेंड शैडोज अब पूरी तरह से आमने सामने थे। संसार डाउलॉर्ड होने के नाते ये दोनों न तो कमजोर थे और न ही ज्यादा ताकतवर। यही वजह थी कि दोनों को इस तरह के खजानों की सख्त जरूरत थी। जहां तक डाउलॉर्ड बैडलैंड्स, अजूर स्काई या वाटरविंड जैसे खतरों की बात है तो उनके लिए खतरा साबित होने वाले किसी भी दुश्मन को सिर्फ फ्रॉस्टहॉर्न डोमेन से कोई खतरा नहीं होगा। 50,000 घन। डाउलॉर्ड थाउजेंड शैडोज ने एक और बोली लगाई, धिक्कार है। डाउलॉर्ड ड्रेकोगॉड का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने शुरू में सिर्फ खजाने की नीलामी देखने और ये देखने की योजना बनाई थी कि क्या वह कुछ सस्ता पा सकता है, इसलिए उसने ज्यादा मात्रा में अराजकता अमृत तैयार नहीं किया था। हालांकि डाउलॉर्ड थाउजेंड शैडोज इस मिशन के अनुरक्षण की जिम्मेदारी संभाल रही थी। हालांकि वह अपने संरक्षण में रखे खजानों के बारे में दूसरों को नहीं बता सकती थी, लेकिन वह खुद जानती थी कि यह कवच उसी के अंदर है। इसलिए उसने जरूरत से ज्यादा अराजकता अमृत तैयार कर लिया था। सच तो ये है कि उसे ज्यादा मोल तोल नहीं मिल रहा था, क्योंकि इस तरह की वस्तु के लिए यही मानक कीमत थी। हालांकि जैसा कि चांदी जैसी आंखों वाली नीलामी मालकिन ने कहा था, इस तरह का कवच बिक्री के लिए बहुत कम मिलता है। यह वाकई अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। ये डाउलॉर्ड्स के लिए एक काफी सस्ता लेकिन बेहद कारगर वस्तु थी, उन दोनों जैसे औसत ताकत वाले डाउलॉर्ड्स के लिए एकदम सही। अंत में फ्रॉस्टॉन रोब को अराजकता अमृत के 50,000 घनों में बेचा गया। वहां उपस्थित सभी साधक, विशेष रूप से ज्येष्ठ देवता और अमर पितृ देवता, इस कीमत से दंग रह गए। 6 घंटे और बीत गए। ये खजाना कवच का एक और सेट है। इसे प्राइमल वाटर कवच के नाम से जाना जाता है और इसमें एक्वाफ्लेक्ट गुण भी है। चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने आगे कहा, हालांकि इस कवच के अंदर केवल 3 मोहरें हैं, इसलिए ये केवल तभी क्षति परावर्तन गुण उत्पन्न करेगा जब कोई हमला वास्तव में इस पर होगा। यह उस फ्रॉस्टहॉर्न डोमेन जैसा डोमेन उत्पन्न नहीं करेगा जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। बोलते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और उसकी हथेली से एक कवच उड़ाया। ये कवच चांदी जैसा सफेद था और फ्रॉस्टहॉर्न रोब से थोड़ा ज्यादा सुंदर लग रहा था। कवच हवा में उड़ गया और ऊपर की ओर उड़ते हुए फैलता गया। इसने तुरंत कई साधकों का ध्यान आकर्षित किया, जिनमें निंग भी शामिल था। प्राइमल वाटर कवच की आरक्षित कीमत अराजकता अमृत के 200 घन है। बोली शुरू हो जाए, चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने कहा। निंग ने राहत की सांस ली। यह अधिक सामान्य कीमत थी। पुस्तक 25, अध्याय 18, पूरी तरह से कंगाल। जैसे ही चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने बोलना बंद किया, हॉल में मौजूद सभी साधक, खासकर विश्व देवता, चिल्लाने लगे। 220 घन, 230, 240। कीमत तेजी से बढ़ने लगी। जहां तक जी निंग की बात है, वह तीसरी मंजिल से चुपचाप देख रहा था। हालांकि उसे भी इस वस्तु की बहुत चाहत थी। बड़े हॉल में कई विश्व देवता थे जो इसमें रुचि रखते थे, लेकिन बोली लगाने की कोई जल्दी नहीं थी। ज्यादातर शुरुआती बोली लगाने वाले बस ये देखना चाह रहे थे कि क्या वे इसे सस्ते में पा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर सामान्य उच्च श्रेणी के दाव कवच कम से कम 300 क्यूब्स में बिक जाते हैं। एक्वाफ्लेक्ट गुण के साथ शीर्ष ग्रेड दाव कवच स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक मूल्यवान होगा। 320, 500। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। यह आवाज एक मानसल, अलौकिक विश्वदेवता की थी, जिसका पूरा शरीर आग जैसे लाल शल्कों से ढका हुआ था, और उसकी गर्जना भरी बोली के साथ ही कीमत तुरंत 500 घनों तक पहुंच गई। हॉल में काफी शांति हो गई। ज्यादातर जादुई खजानों की प्रथागत कीमतें होती थीं। साधारण उच्च स्तरीय दाव कवच लगभग 300 क्यूब में बिकता था, जबकि इस प्राइमल वाटर कवच जैसा कवच लगभग 600 क्यूब में बिकता था। 510। बैडलैंड्स कोर्ट के शिष्य वाकई प्रभावशाली हैं। कई साधक तीसरी मंजिल की ओर देखने लगे। इस नीलामी के दौरान बैडलैंड्स कोर्ट के कई शिष्य तब तक चुप रहे जब तक उन्होंने बोली लगाने का फैसला नहीं कर लिया, और फिर उन्होंने वहां मौजूद सभी को अचंभित कर दिया। आखिरकार यह उनका क्षेत्र था, और जब वे तीसरी मंजिल से बोली लगाते तो हर कोई उन्हें देखता। वे आमतौर पर यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी बोली से उनकी इज्जत बढ़े।
600 घन। एक विश्व देवता जो विशाल हॉल में बैठा था और जिसका पूरा शरीर एक भूरे वस्त्र से ढका हुआ था, अचानक बर्फीली आवाज में बोला। 610 घन। अग्नि स्तर वाले विदेशी विश्व देवता ने गुर्राहट के साथ कहा। 620 घन। धूसर वस्त्रधारी विश्व देवता ने कहा। विदेशी विश्व देवता हिचकिचाया, उसे यकीन नहीं था कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। 690 घन। निंग ने एक और बोली लगाई। इस बोली ने दो अन्य झिझकते साधकों को चुप करा दिया। निंग की बोली ने उन दोनों को अपना मन बदलने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि आदिम जल कवच दुर्लभ था, फिर भी हर खजाने की नीलामी में एक या दो दिखाई देते थे और वे आमतौर पर लगभग 600 घनों में बिकते थे। कभी कभी कीमत थोड़ी ज्यादा होती थी, कभी कभी कीमत थोड़ी कम होती थी। 690 घन काफी ज्यादा थे। छोड़ो भी, बाद में मैं वापस जाकर कुछ विश्व स्तरीय गोलेम खरीदूंगा जिनका इस्तेमाल एक फॉर्मेशन में किया जा सकता है। उनकी कीमत भी उतनी ही होगी और वे मेरे लिए इस कवच से थोड़े ज्यादा उपयोगी होंगे। रहने भी दो। कई विश्व देवता बोली में शामिल होने से कतराने लगे। आखिरकार यह एक बहुत बड़ी रकम थी। विंसोस खंडहरों में निंग ने अमर उत्पत्ति और अमर रक्तपूल से जो संयुक्त खजाने हासिल किए थे, उनकी कीमत इस एक कवच के बराबर भी नहीं थी। निंग इसे इसलिए खरीद पाया क्योंकि विश्व देवता गुफा क्राई ने भी कुछ अच्छे खजाने छोड़े थे। 690 घन। कोई और ऊंची बोली, चांदी जैसी आंखों वाली महिला बोली, जैसे ही कवच उसकी हथेली की ओर उतरने लगा। आखिरकार वह रुक गया। ये प्राइमल वाटर कवच बिक गया है। बोली खत्म हो गई है। वाह! निंग ने राहत की सांस ली, बैठ गया और शराब का गिलास उठाया। उसने एक छोटा सा घूंट लिया। अभी अभी वह इतना घबराया हुआ था कि उछलकर खड़ा हो गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके पास इतना सारा अराजकता अमृत सिर्फ दाऊलॉर्ड सोलिस्की की बदौलत था। अगर वह न होता तो कौन जानता था कि निंग को इतनी दौलत कमाने में कितना समय लगता। बधाई हो गुरु, बड़े भगवान वाइल्ड डॉग बोले। सु यूजी ने कहा, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम विश्व देवता होंगे जो इस तरह का खजाना खरीद सकें। निंग हंसा। सच कहूं तो फिलहाल ये कवच उसके लिए 700 क्यूब के बगबीस्ट या गोलेम जितना मददगार नहीं होगा। मिसाल के तौर पर निंग 36 पापी खरीद सकता था जैसे उसने बेचे थे। आमतौर पर ज्यादातर विश्व स्तरीय विशेषज्ञ काफी बगबीस्ट या गोलेम के सेट खरीद लेते। गोलेम जादुई खजाने थे जिन्हें अलग अलग संरचनाओं में तैनात किया जा सकता था। एक संरचना में 5 या 6 गोलेमों का पूरा समूह असाधारण रूप से शक्तिशाली साबित होता था। साथ ही दाववादी। बाहर से एक धीमी आवाज गूंजी। अंदर आओ, निंग ने कहा। क्रीक। दरवाजा खुला और एक महिला कवच पकड़े अंदर आई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, प्राइमल वाटर कवच 690 घन। ठीक है। निंग ने एक भंडारण खजाना बाहर फेंक दिया। महिला ने उसे स्वीकार कर लिया, उस पर एक नजर डाली, फिर कवच को मेज पर रख दिया और चली गई। निंग ने हाथ बढ़ाकर चांदी के कवच को धीरे से सहलाया और उसे अपनी दिव्य शक्ति से भर दिया। वह उसे बड़ी आसानी से बांध पाया। फुफकार। कवच तुरंत उसके शरीर पर प्रकट हो गया, जबकि निंग ने पहले जो उच्च स्तरीय दाव कवच पहना था वह उतार दिया गया। मेरे पास हथियार के रूप में वायलेट ज्वेल और कवच के रूप में प्राइमल वाटर कवच है। चपलता और बचाव के लिए मेरे पास थंडरलाइट विंग्स हैं। निंग ने धीरे से खुद से सिर हिलाया। बैडलैंड्स कोर्ट में बिताए इस समय के दौरान मेरी तलवारबाजी में काफी सुधार हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि केवल मास्टर क्लास विश्व देवता ही मुझे पराक्रम से दबा सकते हैं। निंग ने अपने अराजकता अमृत का लगभग आधा हिस्सा पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। उसे आगे कोई बोली लगाने की कोई जल्दी नहीं थी। खजाने की नीलामी दिन ब दिन बढ़ती रही और कई नई अद्भुत वस्तुएं सामने आईं। निंग का क्षितिज सचमुच विस्तृत हो गया था। अब उसे समझ आया कि अनंत प्रदेशों में कितने खजाने हैं। देव सम्राट ब्लैकलोट्स जैसे विश्व स्तरीय विशेषज्ञ जिनसे उसका पहले सामना हुआ था, वास्तव में असफल ही थे। वास्तव में शक्तिशाली साधक अपने खजानों का इस्तेमाल पूरी तरह से विनाशकारी प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं। खजाने की नीलामी के 7वें दिन निंग ने एक और खजाना खरीदा। एक पेंटाबोल्ट लॉकी। पेंटाबोल्ट लॉकी 5 अलग अलग प्रकार की दिव्य अराजकता बिजली से भरी हुई थी। सच तो ये है कि इन 5 प्रकार की बिजली में से एक भी विश्व स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से तबाह करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन विश्व देवताओं और अराजकता अमरों के विरुद्ध ये ज्यादा उपयोगी नहीं होती। हालांकि पेंटाबोल्ट लॉकी में 5 प्रकार की अराजकता बिजली एक साथ मिश्रित थी। ये कमजोर विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के जीवन को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त थी और शक्तिशाली लोग भी इसके जाल में फंस जाते थे। पेंटाबोल्ट लॉकी का इस्तेमाल सामूहिक हमले करने के लिए किया जा सकता है। भले ही मैं अपने दुश्मनों को मार न सकूं, लेकिन मैं उनकी गति धीमी कर सकता हूं। निंग ने मन ही मन सिर हिलाया। निंग ने पेंटाबोल्ट लॉकी खरीदने के लिए कुल 180 क्यूब्स खर्च किए थे। खजाने की नीलामी का 8वां दिन। यह अगला खजाना 3 गोलेम का एक समूह है। चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसकी हथेलियों में 3 ज्वलंत गोलेम प्रकट हुए और फिर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गए। हालांकि ये गोलेम आम गोलेम से अलग हैं। इनके भीतर कोई खजाना आत्मा नहीं है, लेकिन इनमें एक कक्ष जरूर है जिसमें एक साधक प्रवेश कर सकता है और इन्हें नियंत्रित कर सकता है। जब ये 3 गोलेम एक साथ एक संरचना में आएंगे तो उनकी रक्षात्मक शक्तियां तेजी से बढ़ेंगी। इस गोलेम सेट की आरक्षित कीमत 300 क्यूब्स है। बोली शुरू हो जाए, चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने कहा। तुरंत ही कई किसानों ने अपनी बोलियां लगानी शुरू कर दी। ये गोलेम जो साधकों को अपने अंदर समाहित कर सकते थे, कैओस इमॉर्टल्स के बीच बहुत लोकप्रिय थे। कैओस इमॉर्टल्स के शरीर नाजुक होते थे, लेकिन जब वे गोलेम के अंदर होते थे तो वे काफी सुरक्षित रहते थे।
इसके अलावा जो गोलेम अकेले लड़ते थे वे आमतौर पर अनाड़ी तरीके से लड़ते थे। साधकों को दाव के बारे में बहुत अच्छी समझ होती थी। जब वे स्वयं किसी गोलेम की कमान संभालते थे तो स्वाभाविक था कि गोलेम में कहीं अधिक शक्ति होती थी। हालांकि इसमें एक कमजोरी थी, निंग का अपना स्टोन टाइटन गोलेम उसके साथ लड़ने में सक्षम था। दोनों मिलकर दुश्मन को घेरकर उस पर पिंसर अटैक कर सकते थे। अगर निंग गोलेम में घुस जाता तो लड़ाई आमने सामने की हो जाती। 360 घन 370 घन। निंग थोड़ा घबराया हुआ था। 12 घंटे पहले 5-1 जैसे गोलेम का एक सेट आया था। निंग ने कई बोलियां लगाईं, लेकिन अंत में कीमत बढ़कर 800 से ज्यादा क्यूब हो गई। निंग के पास बस लगभग 600 क्यूब ही बचे थे। इस बार मुझे जीतना ही होगा, निंग ने मन ही मन सोचा। अगर वह अपने शक्तिशाली बड़े देवताओं या अमर पूर्वजों को इन 3 गोलेमों पर नियंत्रण करने दे तो वे वास्तव में पत्थर के टाइटन से थोड़े ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। अगर साहसिक यात्रा के दौरान उसे खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो निंग के पास ज्यादा संसाधन होंगे। मूलतः निंग एक माइना 1000 एल्डर गॉड्स फॉर्मेशन खरीदने की योजना बना रहा था। इस खजाने की नीलामी में इनमें से एक संरचना प्राप्त करने के लिए लगभग 200 घन पर्याप्त होंगे। इसे चलाने के लिए आवश्यक 1000 एल्डर गॉड दासों को 100 घनों में खरीदा जा सकता था। 300 घनों का अर्थ एल्डर गॉड दासों की एक सेना होगी जो एक साथ मिलकर एक संरचना बना सकते थे। हालांकि तुलनात्मक रूप से 3 गोलेम का सेट निंग के लिए और भी आकर्षक था। हालांकि वे थोड़े महंगे थे। 500 घन 510 घन। कीमत में वृद्धि जारी रही। 600 घन, निंग ने कहा। उसके पास सिर्फ 600 से कुछ ज्यादा घन बचे थे। क्षणिक मौन। चांदी जैसी आंखों वाली औरत ने आसपास खड़े लोगों पर नजर डाली, फिर बोली, 600 घन अराजकता अमृत। कोई और ज्यादा बोली। तीनों गोलेम धीरे धीरे हवा से नीचे उतरने लगे। 610 क्यूब्स। अचानक हॉल के कोने में बैठे हरे वस्त्रधारी कैओस इम्मोर्टल ने अपने दांत पीसते हुए बोली लगाई, 620 घन। निंग ने लगभग तुरंत ही एक बार फिर अपनी बोली बढ़ा दी। हरे वस्त्र पहने कैओस इम्मोर्टल ने निंग की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने कुछ नहीं कहा। चांदी जैसी आंखों वाली महिला लगातार बोली लगाने वालों से पूछती रही। जैसे ही तीनों गोलेम नीचे उतरने लगे, आखिरकार वे उसकी हथेली में आ गिरे। ये गोलेम का सेट 620 क्यूब्स में बिका है। बोली पूरी हो गई है। निंग खिड़की पर खड़ा बड़े हॉल की ओर देख रहा था। वह मुस्कुरा उठा। ये काफी था। डाउ लॉर्ड सोलिस्की उसकी मदद के लिए मौजूद नहीं होगा। निंग अकेले ही साहसिक यात्रा पर निकल जाएगा और उसने अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए अपना सारा अराजकता अमृत खर्च कर दिया था। इस खजाने की नीलामी से उसे काफी कुछ मिल गया था। मैं अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूँ। निंग बस देखने के लिए बैठ गया। इस खजाने की नीलामी का अब उसके लिए कोई खास मतलब नहीं रह गया था। पुस्तक 25, अध्याय 19, छद्म संसार गोली। जी निंग ने विंसोस रियल्म्स के 3 मृत विश्व स्तरीय विशेषज्ञों की लाशों से कुछ मात्रा में कैओस अमृत और कैओस रत्न भी प्राप्त किए थे। परिणामस्वरूप निंग के पास अभी भी लगभग 50 घनों के बराबर कैओस अमृत बचा था। हालांकि इतनी कम मात्रा इस नीलामी में कोई भी शक्तिशाली वस्तु खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं होती। उन्हें अभी अपने पास रखना ही बेहतर था। अगर उसे गंभीर चोट लग जाती तो वह कैओस अमृत का उपयोग खुद को ठीक करने और अपनी जान बचाने के लिए कर सकता था। इससे उसे कोई बोझ नहीं पड़ेगा और उपचार का प्रभाव भी बहुत जल्दी होगा। उसे बस अजीबोगरीब जहर, महाशक्तियों के श्राप मंत्र या ऐसे हमलों की चिंता थी जिनसे ट्रूसोल टूट जाता था। ट्रूसोल को हुए नुकसान को ठीक करने के लिए कैओस नेक्टर का इस्तेमाल करना मुश्किल था, लेकिन लगभग सभी तरह की चोटों को ठीक किया जा सकता था। सभी लोग इस खजाने की नीलामी में केवल 9 खजाने बचे हैं। खजाने की नीलामी के 9वें दिन हॉल में माहौल और भी ज्यादा उत्साहपूर्ण हो गया। पिछले कुछ खजाने या तो 1000 से ज्यादा क्यूब में बिक चुके थे या फिर इतने ऊंचे आरक्षित मूल्य पर रखे गए थे कि उनमें से आधे से ज्यादा बिक ही नहीं पाए थे। वे वाकई बहुत महंगे थे। सिर्फ वही व्यक्ति उन्हें खरीद सकता था जिसे उनकी सचमुच सख्त जरूरत हो। अंतिम 9 में से पहला एक शाश्वत अस्त्र है, एक महाकुल्हाड़ी जैसा अस्त्र। ये पृथ्वी गुण साधकों के लिए उपयुक्त अस्त्र है। इस अस्त्र में अपार शक्ति है और इसका सारतत्व इतना प्रबल है कि हम इसे उच्च श्रेणी का मानते हैं। चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने अपने हाथों में एक छोटी काली कुल्हाड़ी निकाली। जैसे ही वह हवा में उठी, उसका आकार तेजी से बढ़ने लगा और उसमें से अत्यधिक भव्यता की लहरें निकलने लगीं, जिससे महाकक्ष में बैठे सभी साधकों को भारी दबाव का एहसास हुआ। यह एक शाश्वत हथियार है। 3 विलुप्ति कुल्हाड़ी। आरक्षित मूल्य 50,000 घन है। बोली शुरू हो जाए। सभी किसान चुप थे। यहाँ तक कि सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठे डाउलॉर्ड भी चुप थे। इसलिए कोई बोली नहीं लगाई गई। बात यह नहीं थी कि खजाने में कोई खराबी थी। बात यह थी कि वह बहुत महंगा था। वह विश्व स्तरीय साधकों के विशाल बहुमत की पहुंच से बाहर था। और सच कहूं तो ज्यादातर विश्व स्तरीय साधकों को इतने उच्च गुणवत्ता वाले शाश्वत अस्त्र की कोई जरूरत नहीं थी। वे उसकी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। एक विश्व स्तरीय साधक के लिए उच्च स्तरीय शाश्वत अस्त्र की पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर पाना बहुत ही असंभव था। इस प्रकार विश्व स्तरीय सबसे शक्तिशाली साधक भी आमतौर पर निम्न श्रेणी के शाश्वत अस्त्रों का उपयोग करना पसंद करते थे। शक्ति का महत्व तभी था जब आप वास्तव में उस पर नियंत्रण कर सकें और उसे चला सकें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इससे आपको क्या लाभ होगा? अंतिम 9 में से दूसरा। चांदी जैसी आंखों वाली महिला को आश्चर्य नहीं हुआ। हर खजाने की नीलामी में आखिरी 9 खजाने वाकई बेहतरीन नमूने होते थे, जिनकी कीमत कम से कम 10,000 घनों के बराबर होती थी। इसलिए उन पर बोली लगाने वाले शायद ही कोई होता था। इस बार 5वें और 6ठे खजाने के लिए बोलियां लगी थीं,
लेकिन सभी बोलियां ऊपरी मंजिल से आई थीं। पांचवां खजाना खून की एक बूंद थी जो एक आदमी के सिर के आकार की थी। यह नीली रोशनी से चमक रही थी और जबरदस्त शक्ति की आभा से चमक रही थी। चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने बस इसे कैओस गॉड बीस्ट के सार रक्त की एक बूंद बताया और इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। आखिरकार इसे डाउ लॉर्ड वाटरविंड ने 83,000 क्यूब्स की कीमत पर खरीद लिया। छठा खजाना एक पत्थर की मूर्ति थी। चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने इसके बारे में और भी कम जानकारी दी थी। ये पत्थर की मूर्ति असीम रहस्यों से भरी है। आरक्षित मूल्य 80,000 घन है। बोली शुरू हो जाए। अंततः डाउ लॉर्ड अजुरेस्की ने इसे आरक्षित मूल्य पर खरीद लिया। सातवां खजाना, कोई बोली नहीं। आठवां खजाना, अभी भी कोई बोली नहीं। ठीक है, अब हम इस खजाने की नीलामी के आखिरी खजाने पर आ गए हैं। जैसे ही चांदी जैसी आंखों वाली उस महिला के शब्द निकले, बड़े हॉल का माहौल बदलने लगा। तनाव इतना गहरा और गहरा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। सभी किसानों की आंखें चमक उठी थीं। कुछ तो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। क्या ये सही है? सू यूजी और एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग नीचे विशाल हॉल को बिना पलक झपकाए देखते रहे। निंग ने भी ऐसा ही किया। आप निराश नहीं होंगे? चांदी जैसी आंखों वाली महिला मुस्कुराई। इस खजाने की नीलामी में बिकने वाला आखिरी खजाना एक छद्म संसार की गोली है। ये वास्तव में एक छद्म संसार गोली है। दूसरी मंजिल पर एक कमरे में एक सफेद बालों वाली महिला की आंखों में एक बहुत ही भयानक भाव था। क्या ही अद्भुत संयोग है। मुझे अभी अभी अराजकता अमृत की एक बड़ी मात्रा मिली है और जिस पहली खजाने की नीलामी में मैं जाऊंगा वहाँ छद्म संसार की एक गोली बिक्री के लिए है। मुझे इसे लेना ही होगा। दूसरी मंजिल पर एक दूसरे कमरे में लाल रंग के ज्वलंत वस्त्र पहने एक सुंदर आदमी की आंखों में भी वैसी ही भयानक वासना भरी नजर थी। कृपया इस पर मुझसे झगड़ा मत करो। कृपया इस पर मुझसे झगड़ा मत करो। इसे पाना ही होगा। इसे पाना ही होगा। एक बिखरे बालों वाला युवक ये शब्द अपने आप से बुदबुदा रहा था। उसकी आंखों में पागलपन का भाव था। एक छद्म संसार गोली। चांदी जैसी आंखों वाली महिला मुस्कुराई और पूरे विशाल हॉल को अपनी नजरों से देखा। मुझे लगता है कि आप सभी जानते होंगे कि यह क्या करती है। मैं आप सभी को इस गोली से जुड़े नियम याद दिला दूं। केवल वे ही जो विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के रूप में पूर्ण निपुणता के स्तर तक पहुंच चुके हैं छद्म संसार गोलियों का उपयोग कर सकते हैं। ये गोली साधकों को अपना स्वयं का दाव खोजने में मार्गदर्शन करेगी, जिससे वे अपनी अड़चनों को तोड़कर संसार दावलॉर्ड बन सकेंगे। क्या यह विश्व देवताओं को संसार दावलॉर्ड्स बनने की अनुमति देता है? एक गोली साधना का मार्ग अत्यंत कठिन है। एक गोली में इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? छद्म संसार गोलियों के बारे में पहली बार सुनकर साधक, विशेष रूप से ज्येष्ठ देवता और अमर पितृ अवाक रह गए। जी निंग, सू यूजी और एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग तीसरी मंजिल पर अपने कमरे से विस्मय से आहें भर रहे थे। बैडलैंड्स कोर्ट में बिताए समय के दौरान उन्होंने सीखा था कि हर खजाने की नीलामी में बिक्री के लिए अंतिम वस्तु छद्म संसार की गोली होने की बहुत कम संभावना होती है। हालांकि ये वास्तव में बहुत दुर्लभ था। 1000 खजाने की नीलामी में से एक से भी कम में छद्म संसार की गोली होती थी। हालांकि विश्व स्तरीय साधकों के लिए इन गोलियों में से एक खरीदने का यही एकमात्र मौका था। ये साधारण बाजार में कभी नहीं बिकती थीं। ये सिर्फ खजाने की नीलामी में ही मिलती थीं। यही कारण था कि पड़ोसी प्रदेशों से अनेक विश्व स्तरीय साधक ये सुनकर यहाँ आ पहुंचे कि यहाँ शीघ्र ही खजाने की नीलामी होने वाली है। जब विश्व स्तरीय विशेषज्ञ छद्म संसार गोली का इस्तेमाल करते थे तो उनके संसार दाता बनने की संभावना 99% से भी ज्यादा होती थी। ये लगभग निश्चित था। तो ऐसी गोलियां सचमुच होती हैं? जब मैंने पहली बार इनके बारे में सुना तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। निंग ने धीरे से खुद से कहा। अंतहीन आदिम अराजकता अनंत संभावनाओं से भरी है। सू यूजी असामान्य रूप से शांत थी। यह एक ऐसी गोली है जो किसी भी विश्व देवता को वासना से पागल कर देगी। बड़े देवता वाइल्ड डॉग ने बुदबुदाया। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। जहाँ तक ऊपरी मंजिल पर रहने वाले डाउलॉर्ड्स की बात है तो वे वास्तव में निराश होकर आहें भर रहे थे। छद्म संसार गोलियां। मुझे आश्चर्य है कि वह शाश्वत सम्राट क्या सोच रहा होगा। कीमिया के दाव में निपुण होना एक बात है, लेकिन उसे इन छद्म संसार गोलियों को बनाने में इतना समय क्यों लगाना पड़ता है? अजूर्स्की ने सिर हिलाया और हंसी। छद्म संसार गोलियां विनाशकारी होती हैं। अगर आप संसार दावलॉर्ड बनने के लिए किसी पर निर्भर हैं तो ये लगभग तय है कि आप हमेशा पहले चरण पर ही अटके रहेंगे। अगर आपकी किस्मत भी अविश्वसनीय हो तो भी आप ज्यादा से ज्यादा दूसरे चरण तक पहुंच पाएंगे। वह एक कठिन सीमा होगी। संसार दावलॉर्ड हर कदम पर जीवन और मृत्यु के बीच झूलते रहते हैं। उनके जैसे कमजोर दावलॉर्ड को फिर कभी सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। अगर वे अपना सिर नीचे रखेंगे तो उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर वे बहुत ज्यादा घमंडी हो गए तो दूसरा चरण। मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो छद्म संसार की गोली का इस्तेमाल करके दूसरे चरण तक पहुंच पाया हो। वाटरविंड ने अपना सिर हिलाया। देखो तुम दोनों जा रहे हो। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स हंसा। हाँ, तुम्हें उन गोलियों से घृणा है, लेकिन विश्व स्तरीय विशेषज्ञों में से अधिकांश को शुरू से ही संसार डाउलॉर्ड बनने का मौका नहीं मिला। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि संसार डाउलॉर्ड बनने के बाद वे कितनी तरक्की कर सकते हैं। बस संसार डाउलॉर्ड बनना ही उन्हें संतुष्ट करने के लिए काफी है। चांदी जैसी आंखों वाली नीलामी मालकिन ने आगे कहा। मैं एक बार फिर सबको छद्म संसार गोली की खामी के बारे में आगाह कर दूं। अगर तुम संसार डाउलॉर्ड बनने के लिए इस पर निर्भर हो तो बाद में तुम्हारे लिए कोई और सुधार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गलती किसे परवाह थी? इसके बिना उनमें से ज्यादातर लोग संसार डाउलॉर्ड तक पहुंच भी नहीं पाते। आरक्षित मूल्य 1 लाख घनों का कैओस अमृत है।
बोली शुरू हो जाए। चांदी जैसी आंखों वाली महिला ने घोषणा की। 1 लाख घन। तुरंत दूसरी मंजिल के एक कमरे से एक कर्कश आवाज गूंजी। 1,10,000 घन। पास के दूसरे कमरे से एक ठंडी आवाज गूंजी। नहीं नहीं। पहले कमरे में धूसर वस्त्र पहने त्रिकोणीय पुतलियों वाले बूढ़े की आंखों में आक्रोश और दुख के भाव थे। उसके पास इतना अराजकता अमृत नहीं था, बस 1 लाख घन। ये दौलत इकट्ठा करने के बाद वह आसपास के इलाकों में सभी खजानों की नीलामी में गया था और इस यात्रा में, जो उसकी तीसरी यात्रा थी, उसे एक छद्म संसार की गोली मिली। उसने आरक्षित मूल्य पर बोली लगाई, इस उम्मीद में कि कोई उससे इसके लिए नहीं लड़ेगा। लेकिन छद्म संसार की गोली चाहने वाला हर व्यक्ति जानता था कि उसकी कीमत कितनी है। इसलिए जब भी कोई खजाने की नीलामी होती तो आसपास के दर्जनों इलाकों से सभी इच्छुक विशेषज्ञ नीलामी स्थल पर पहुंच जाते। यही एक सच्चा कारण था कि खजाने की नीलामी की सार्वजनिक घोषणा 99 वर्ष पहले ही कर दी जाती थी। कीमत में वृद्धि जारी रही। 1,50,000 घन। हर बार जब इनमें से एक गोली आती तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। ज्यादातर अनंत हथियारों की कीमत सिर्फ 10,000 क्यूब होती थी, जबकि उच्च गुणवत्ता वाले हथियारों की कीमत 30 या 40,000 क्यूब हो सकती थी। उच्च गुणवत्ता वाले हथियार आमतौर पर लगभग 1 लाख क्यूब में बिकते थे और वास्तव में कुछ बेहद शक्तिशाली विश्व स्तरीय विशेषज्ञ भी थे जो इनमें से 1 या 2 क्यूब खरीदने में सक्षम थे। हालांकि उनमें से कई लोग इसके बजाय अपने पैसे बचाते थे और यह सब एक छद्म संसार गोली खरीदने के लिए निम्न भरने से खुद को रोक नहीं पाए। सिर्फ वही व्यक्ति जो निराशा की ओर धकेला गया हो, एक गोली के लिए इतना पागल हो सकता है। देव सम्राट ब्लैकलोट्स के पास एक शाश्वत अस्त्र था, लेकिन वह केवल एक निम्न श्रेणी का अस्त्र था जिसकी कीमत 20,000 घनों के बराबर थी। उसे छद्म संसार की गोली मिलने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि खजाने की नीलामी में आमतौर पर वे 1,60,000 घनों से भी ज्यादा में बिकते थे। 1,68,000 घन। कोई और भी बड़ी बोली है? चांदी जैसी आंखों वाली औरत बोली। तो छद्म संसार गोली की बोली खत्म हो गई। उसके आखिरी शब्द बहुत धीरे से निकले जब वह भीड़ पर नजर दौड़ा रही थी कि कोई और बोली लगा सकता है। यही एकमात्र खजाना था जिसे उन्होंने वहां मौजूद किसानों को दिखाने के लिए नहीं निकाला था। आहा, यह मेरा है, मेरा। आहा। दूसरी मंजिल से उन्मादी हंसी गूंजी। छद्म संसार गोली के सभी बोलीदाता दूसरी मंजिल पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी पहचान लोगों से छुपाने की कोशिश की थी। आखिरकार मुझे मिल ही गया। उस सुंदर अग्नि वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखों में उत्साह था। मैं यहीं वेवशिफ्ट सिटी में संसार डाउनलोड बनने का प्रशिक्षण लूंगा। मेरे पास अराजकता अमृत के 10,000 घन बचे हैं। मैं अपने लिए एक कमजोर शाश्वत हथियार भी खरीद सकता हूँ। पुस्तक 25, अध्याय 20, तलवार इरादे का सार। पहला रोक। खजाने की नीलामी समाप्त हो गई थी। देव सम्राट ब्लैकलोट्स के खिलाफ उस महायुद्ध का अनुभव करने के बाद जी निंग को लगा था कि अब उसे दुनिया के कामकाज के बारे में कुछ पता चल गया है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना विशाल है। वहाँ कई भयानक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ थे जो संरचनाओं या बगबीस्ट में कुशल थे और जो उसे आसानी से नष्ट कर सकते थे। संसार डाउनलोड्स की तो बात ही छोड़िए। चलो योजना का पालन करते हैं। निंग ने सू यूजी और एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग को बैडलैंड्स कोर्ट के अन्य शिष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे आपस में मजाक करते और बातें करते हुए वापस कोर्ट की ओर चल पड़े। स्वूश स्वूश स्वूश। अजूर्स्की, ड्रेको गॉड, 1000 शैडोज और वाटरविंड सभी ने भी प्रस्थान करना शुरू कर दिया। अजूर्स्की और 1000 शैडोज आसमान में उड़कर चले गए, जबकि ड्रेको गॉड को वेवशिफ्ट सिटी से बाहर निकलने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ा। हम डाउल और ड्रेको गॉड ने वाटरविंड और 1000 शैडोज को ठंडी नजरों से देखा जब वे आसमान में उड़ रहे थे। 1000 शैडोज में वास्तव में इस सदाबहार दुनिया में अकेले उड़ने की शक्ति नहीं थी। वाटरविंड ही था जो उसे ऐसा करने में मदद कर रहा था। 1000 परछाइयां, वो कुतिया, वो बस वाटरविंड और बाकियों की चापलूसी ही कर सकती है। जब मौका आएगा मैं खुद तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। डाउल और ड्रेको गॉड ने फिर अपनी आंखों में उभरे हुए हत्या के इरादे को जल्दी से छिपा लिया। उसने खुद को ड्रेको गॉड नाम दिया था और ड्रैगनीकरण फल प्राप्त करना उसके साधना पथ का एक बेहद जरूरी हिस्सा था। अफसोस, इतने सालों पहले डाउल और 1000 शैडोज ने उसे हथिया लिया था। ये सच है कि उसके कई दोस्त थे, लेकिन डाउल और 1000 शैडोज के भी अपने कई दोस्त थे। डाउल और ड्रेको गॉड डाउल और 1000 शैडोज को मारने की गहरी इच्छा रखता था, लेकिन वह ताकत में उसके बराबर थी। उसने मेरे कर्म भाग्य को बर्बाद कर दिया। एक दिन डाउल और ड्रेको गॉड जमीन से गुजरा, तेजी से स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे पर पहुंचा और बैडलैंड्स क्षेत्र से प्रस्थान कर गया। बैडलैंड्स कोर्ट, वाटर कर्टेन होम के अंदर एक शांत कमरे में हेवनगेजर टावर एक प्रार्थना चटाई के बगल में स्थित था। टावर के भीतर एक सुनहरा पत्ता था जो अपने आप में एक संपदा विश्व का खजाना था। संपत्ति दुनिया के भीतर। वाह! लहरें धीरे धीरे समुद्र तट पर टकरा रही थीं, रेत को सहला रही थीं और फिर धीरे धीरे एक बार फिर समुद्र में समा गईं। सफेद वस्त्र पहने निंग समुद्र तट पर कमल मुद्रा में बैठा था। उसके घुटनों पर रक्तवर्णी तलवार टिकी हुई थी। वह हर समय वायलेट ज्वेल को अपने साथ रखता था ताकि वह तलवार के सारतत्व और उसमें निहित उत्कृष्ट तलवार अभिप्राय के साथ निरंतर संवाद में रह सके। परिणामस्वरूप निंग की तलवार कलाएं तेजी से उस मूल के जानलेवा अभिप्राय के साथ जुड़ने लगीं। नामहीन तलवार कला। हालांकि इसमें केवल 7 मुद्राएं थीं। निंग इन 7 मुद्राओं से यह बता सकता था कि तलवार कला का रचयिता कम से कम वायलेट ज्वेल के रचयिता के समान स्तर का तो होगा ही।
दोनों निश्चित रूप से अद्वितीय शक्तियां थीं जो तलवार के ताव में निपुण थीं। वायलेट ज्वेल के सार तत्व का तलवार इरादा नामहीन तलवार कला के तलवार इरादे के समान ही उत्कृष्ट था। भले ही ये तलवार के दाव की दो पूरी तरह से अलग व्याख्याएं थीं। मैं दोनों मार्गों पर ध्यान करूंगा। निंग ने अपना सिर नीचे करके अपने घुटनों पर रखी रक्तवर्णी तलवार को देखा। भविष्य में मैं भी संसार दाव लॉर्ड जरूर बनूंगा। मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। नामहीन तलवार कला का मार्ग उसका मार्ग नहीं था, न ही वायलेट ज्वेल के सार तत्व का मार्ग उसका मार्ग था। हर एक दाव लॉर्ड को एक बिल्कुल अनोखा रास्ता ढूंढना था जो सिर्फ उसका अपना हो। अनंत प्रदेशों में ऐसे कोई प्राणी नहीं थे जिनकी आत्माएं या स्मृतियां बिल्कुल एक जैसी हों। इसी सिद्धांत के अनुसार किसी भी दो दाव लॉर्ड के दाव कभी बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। भले ही दोनों तलवार के दाव के रास्ते पर चलें, फिर भी उनके रास्ते एक जैसे नहीं होंगे। नामहीन तलवार कला की ताकत उसके संतुलन में है। इसका पहला रुख हाथ स्वॉर्ड रुख इसका प्रमाण है, निंग ने मन ही मन सोचा। हालांकि वायलेट ज्वेल से जुड़ी कोई वास्तविक तलवार कला नहीं है, फिर भी इसमें एक उत्कृष्ट तलवार अभिप्राय है जिस पर मैं ध्यान कर सकता हूँ। इससे मैं कह सकता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी आक्रामक आक्रमण शक्ति में है। ये संपदा लोक 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा था। यह एक उच्च स्तरीय अराजकता खजाना था जो मूल रूप से अमर उत्पत्ति का था और निंग के लिए सबसे मजबूत संपदा खजाना था। वह आमतौर पर अपने नौकरों और अनुचरों को इसी संपदा लोक में रहने देता था और यहाँ कई अन्य जीव भी रहते थे जो इसमें फलते फूलते थे। निंग समुद्र तट पर तलवार पर ध्यान लगाता रहा तथा कभी कभी प्रशिक्षण के दौरान समुद्र की सतह पर खड़े होकर लहरों को पार करता रहा। तलवार की रोशनी बेतहाशा हर जगह उड़ी, जिससे उनके आसपास की लहरें नष्ट हो गईं। दिन प्रतिदिन साल दर साल निंग ने नामहीन तलवार कला और वायलेट ज्वेल के सार तत्व पर अपना शोध जारी रखा। बीच बीच में वह एक ब्रेक लेता और जल, बिजली और अंतरिक्ष के दाव पर शोध करने लगता। कभी कभी वह इस खजाने में रहने वाले साधारण मनुष्यों की दुनिया में भी घूमने निकल पड़ता। इस दुनिया के जीव 6 महाद्वीपों और कई द्वीपों में बटे हुए थे और हर महाद्वीप में असंख्य व्यक्ति रहते थे। उनके अपने अपने धर्म भी थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बमुश्किल शुद्ध यांग सच्चे अमर स्तर तक पहुंच पाए थे। 200 साल पलक झपकते ही बीत गए। समुद्र में एक द्वीप के ऊपर फ्लेमफेयरी, हम इस संपत्ति दुनिया में बेवकूफी से ऊब गए हैं। ठीक है फ्लेमफेयरी मास्टर, हमें बाहरी दुनिया में कब ले जाएंगे? 11 बड़े देवता और अमर पितृगण अव्यवस्थित ढंग से बैठे थे और एक साथ खा पी रहे थे। उनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति ज्वाला परी सू यूजी थी। निंग आमतौर पर फ्लेमफेयरी और एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग को अपने साथ रखता था। उसने कई एल्डर गॉड्स और पैतृक अमर प्राणियों को कारागार की दुनिया से मुक्त कराया था। कुछ ने विंसोस कैओसवर्ल्ड में रहना चुना था, जबकि उनमें से 9 ने निंग के साहसिक कारनामों में उसका साथ देने का फैसला किया था। वे आमतौर पर इसी एस्टेट वर्ल्ड में तैनात रहते थे। मुझे कैसे पता? फ्लेमफेयरी सू यूजी ने समुद्र की गहराई में दूर एक छोटे से द्वीप की ओर इशारा किया। मास्टर वहीं उस द्वीप पर रहते हैं, लेकिन न तो मैं और न ही वाइल्ड डॉग बिना बुलाए वहां जाकर उन्हें परेशान करने की हिम्मत कर सकते हैं। जब मास्टर हमारे पास आना चाहेंगे तो आएंगे। चलो बस इंतजार करते हैं। उफ, इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये बड़े देवता और अमर पूर्वज सचमुच बहुत ऊब चुके थे। उन सबके अपने अपने भूलोक थे और वे पहले ही कारागार में अनगिनत युग बिता चुके थे। अपने भूलोक के नश्वर प्राणियों के बीच रहकर अपना मन बहला रहे थे। उन्हें असल में रोमांच और रोमांच चाहिए था। धमाका! अचानक दूर से शक्ति की एक भयानक लहर आई। क्या? सू यूजी, एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग और बाकी 9 एल्डर गॉड और पैतृक अमर एक साथ खड़े हो गए। वे उस दूर द्वीप की ओर देखने लगे। फुश! तलवार की रोशनी की एक रक्तिम किरण आसमान में फैल गई, जो शक्ति की एक लहर के रूप में फैल गई, जिससे सभी लोग कांप उठे। ये लहर सू यूजी 11 में सबसे मजबूत थी, लेकिन वह भी इतनी भयभीत थी कि उसका दिल कांप उठा। क्या हो रहा है? इस संपदा जगत के 6 महाद्वीपों और अनेक द्वीपों पर रहने वाले अधिक शक्तिशाली व्यक्ति उसी स्थान की ओर देखने लगे। हालांकि वे भौतिक रूप से कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, फिर भी उन्हें एक अत्यंत उदात्त और अत्यंत भयावह तलवार इच्छा का आभास हो रहा था जो आकाश की ओर उड़ रही थी। हालांकि तलवार इच्छा इस संपदा जगत तक ही सीमित थी, फिर भी इसके भीतर रहने वाले सभी जीवों को लग रहा था कि यह वास्तव में सर्वोच्च और अन्य सभी शक्तियों से परे है। इस दिन के बाद इस संपदा जगत में कई नए तलवार अमर उभरने लगे। दरअसल इसके कई नागरिक उस तलवार इरादे के स्रोत की तलाश में समुद्र में रवाना होने लगे। अफसोस वे उसे कभी नहीं ढूंढ पाए। मास्टर आ रहे हैं। सू यूजी और बाकी 10 लोग दूर तक देखने लगे। एक सफेद वस्त्र पहने युवक अपनी पीठ पर एक साधारण सी दिखने वाली रक्तवर्णी तलवार लिए लहरों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह जल्द ही उनके द्वीप पर पहुंच गया। नमस्कार गुरुजी। सू यूजी और अन्य 10 लोगों ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। निंग ने सिर हिलाया। निंग ने कहा, हमने यहाँ बैडलैंड्स कोर्ट में 500 साल बिताए हैं। मेरी तलवारबाजी अब अपने चरम पर पहुंच गई है। अब समय आ गया है कि हम साहसिक कार्यों पर निकल पड़ें। बैडलैंड्स कोर्ट में बिताए गए 500 वर्ष वास्तव में इस संपदा जगत में बिताए गए 10,000 से अधिक वर्षों के बराबर हैं। मास्टर, अभी अभी सू यूजी की आंखें चमक रही थीं। मैंने तलवार चलाने का रुख अपनाया। निंग हंसा। अफसोस यह महान आकाश का रुख नहीं था। वह बहुत पहले ही नामहीन तलवार कला में एक अड़चन पर पहुंच चुका था। हाल के वर्षों में निंग ने अपना ज्यादातर प्रयास वायलेट ज्वेल के सार तत्व को समझने में लगा दिया था। आज उसने एक ऐसी तलवार कला विकसित कर ली थी जिसमें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आक्रमण क्षमता थी। निंग ने इसे अपनी तलवार सार की पहली मुद्रा कहा।
ब्लैकमिस्ट मुद्रा। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट। निंग खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। वह कभी नहीं भूल पाएगा कि त्रिलोक छोड़ने के बाद उसकी मुलाकात इस व्यक्ति से कैसे हुई थी। वह विश्व देवता ब्लैकमिस्ट को धीरे धीरे मूर्ति में बदलते हुए देखना कभी नहीं भूल पाएगा। इस दिवंगत विश्व देवता की स्मृति में उसने इस मुद्रा का नाम ब्लैकमिस्ट रखा था। ब्लैकमिस्ट रुख का निर्माण निंग द्वारा इस संपत्ति दुनिया के भीतर खर्च किए गए 10,000 वर्षों के कठिन परिश्रम और प्रयास का अंतिम परिणाम था। मारक शक्ति के संदर्भ में यह मुद्रा नामहीन तलवार कला के ग्रेट फिर्मामेंट मुद्रा की शक्ति के काफी करीब होनी चाहिए। चूंकि मैंने इसे वायलेट ज्वेल के सारतत्व मूल पर आधारित किया है, इसलिए इससे मेरे लिए उस मूल की कुछ शक्ति को एकत्रित करना वास्तव में आसान हो जाएगा। अभी अभी निंग ने उस मुद्रा का परीक्षण किया था। अब वह वायलेट ज्वेल के सारतत्व मूल से 10 गुना से भी ज्यादा शक्ति एकत्रित करने में सक्षम था और उसके प्रहार की शक्ति निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट विश्व देवता के प्रहार के बराबर थी। उनके दिव्य शरीर को मजबूत करने वाली नीला पुष्प धुंध ऊर्जा के कारण उनका शरीर विश्व देवता के शरीर के समान था। उनकी तलवार कला एक कुलीन विश्व देवता की तकनीकों के बराबर थी। ब्लैकमिस्ट रुख के साथ अपने अनंत हथियार के सार कोर की एक अच्छी मात्रा को सक्रिय करने के साथ निंग अब मास्टर क्लास विश्व देवताओं के खिलाफ लड़ाई के लिए योग्य था। यहाँ बैठकर अकेले पढ़ाई करके मेरे लिए अपनी तलवारबाजी को और निखारना मुश्किल होगा। अब मेरे लिए ये जगह छोड़ने का समय आ गया है। निंग ने सू यूजी और बाकियों की तरफ देखा, फिर निर्देश दिया, यूजी, वाइल्ड डॉग, ब्लैकसन, तुम तीनों मेरे पीछे आओ। हाँ, फ्लेमफेरी और वाइल्ड डॉग बिल्कुल शांत थे, लेकिन एल्डर गॉड ब्लैकसन बहुत खुश थे। फुश। निंग ने तीनों को इस स्थान से प्रस्थान करने में नेतृत्व किया। निंग ने खजाने की नीलामी के दौरान उन 3 शक्तिशाली गोलेमों को खरीदा था। एक फ्लेमफेरी के लिए था और दूसरा वाइल्ड डॉग के लिए। तीसरे गोलेम की कमान निंग ने एल्डर गॉड ब्लैकसन को सौंप दी थी। एल्डर गॉड ब्लैकसन निंग के अधीन सबसे शक्तिशाली एल्डर गॉड अनुचरों में से एक थे और वे बाकियों से थोड़े ज्यादा ईमानदार और आज्ञाकारी भी थे। निंग ऐसे अधीनस्थों को पसंद करते थे जो आदेशों का पालन कर सकें। यूजी, वे बैडलैंड्स कोर्ट के अंदर वाटर कर्टेन होम लौट आए थे। तुम बैडलैंड्स कोर्ट में अपने दोस्तों से मिलने जा सकते हो। तुम उन्हें बता सकते हो कि मैं ऑल गॉड एस्टेट की ओर जा रहा हूँ। ऑल गॉड एस्टेट। सू यूजी चौंका। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि पूरे बैडलैंड्स कोर्ट को पता चल जाए। सू यूजी खुशी से हंस पड़ी। यहाँ उसके दोस्त निंग से कहीं ज्यादा थे, जो स्वाभाविक ही था। इतनी आकर्षक और सुंदर महिला का जहाँ भी जाती वहाँ स्वागत होता। निंग ने कहा, इसके अलावा मैं 3 महीने बाद यहाँ से जाने की योजना बना रहा हूँ। समझ गया। सू यूजी ने सिर हिलाया।